अगर तो आपकी एक स्किल है, हाँ। आप लेके आ सकते हो $10। जॉब के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहाँ से क्विट करना मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। शुरू में गलती क्या हुई कि हमने अलग अलग जगहों पे ना हाथ घुसाने शुरू कर दिए। ठीक है। फाइवर भी करना है, अपवर्क भी करना है, एसईओ भी करना है। आपने भी फरारी क्यों नहीं ली? पार्टनर ने ले ली, आपने क्यों नहीं ली? बहुत सारे लोग हैं, अब वो अच्छा महंगा ड्रेस लेते हैं लेकिन कैरी नहीं कर पाते। क्या करना है? लाइक माइंडेड कम्युनिटी ही आपको ग्रोथ देती है। एग्जैक्ट। व्हाट वाज द रीजन कि आप लोग मिलियन पे पहुंचे? जी। बिकॉज वी टुक बिग रिस्क, बिग गैम्बल्स। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस एपिसोड के अंदर बड़ी ही मज़ेदार डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि जो मेरे मेहमान हैं वो मेरी अपनी ही डोमेन से हैं। और जब कोई गेस्ट आपकी अपनी डोमेन से होता है तो आप बड़े दिल लगा के, बड़ी खुश उसलूबी के साथ डिस्कशन करते हैं। और ये जो डिस्कशन होगी, इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए नई भी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने लेके आएंगे जो आज से पहले शायद हमारे डोमेन के अंदर डिस्कस नहीं की गई। जहाँ पे बात होती है अमेज़ॉन की, क्योंकि ई कॉमर्स से मुंसलिक हूँ मैं भी पिछले कई सालों से, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनाई जाती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई जाती हैं जो कि शायद हमारे यहाँ भी उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाई। इस वक्त मैं जिनके साथ बैठा हूँ, पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एजेंसी है अमेज़ॉन की। रुक रुक के बोलूँगा, थोड़े पॉज ले लेके बोलूँगा, क्योंकि जो ये रेवेन्यू कर रहे हैं उस रेवेन्यू को डाइजेस्ट करना हम पाकिस्तानियों के लिए भी आसान नहीं है। हैं ये पाकिस्तानी, दिखने में ज़रा थोड़े बॉड स्कॉट है, ज़रा जिसको हम कहते हैं ना कि यो बॉय, वानाबी बॉय। जनाब सदाम हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। AMZ वन स्टेप के ऑनर हैं और रियलिटी चेक के भी ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाम। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, जितना बोला है अच्छा बोला है। शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट एंड थोड़ा यो बॉय आप कह सकते हैं। मैं बाहर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, हाँ। लेकिन आई ट्राई टू कीप इट एज डोमेस्टिक एज पॉसिबल। नहीं देखिए, वो कहते हैं ना, जब पैसा आता है हुस्न और नज़ाकत आ ही जाती है। ठीक है, तो ये वो वाला आपने बिल्कुल राइट फिट किया है अपने ऊपर कि देखें, जब अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ से नवाजता है तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑन। ठीक है, सबसे पहले आपकी अपनी शख्सियत के ऊपर उसका जो है ना नज़र आना चाहिए। सबसे पहले आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, आपका अपना जो माहौल है, वो नज़र आना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, लेकिन हालात वही है, कस्म पुरसी वाले हालात है। लेकिन आपको देख के दिल खुश हुआ कि बंदे ने कमाया तो अपने ऊपर भी लगाया है। बिल्कुल, हर बंदे का ना एक अपना ऑरा होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। वो ऑरा जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, True. नेगेटिवली पॉजिटिवली, जिस तरह भी आप कह दें। अच्छा, मैं हूँ पेशावर की साइड से, और वहाँ पे लोग जो है ना अपने आप के ऊपर बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़े सिंप्लिसिटी वाले माहौल में रहते हैं। हाँ। और मैं हूँ बिल्कुल ऑपोजिट। मेरा मानना है कि अगर आए आपके अंदर थोड़ी रिफाइननेस, थोड़ा पॉलिश, जी। वो दिखें बिल्कुल। लोगों के अंदर। सो अपने ऊपर काम करना, जिस तरह आपने कहा है, दैट कैन बी स्किल वाइज, दैट कैन बी मेंटालिटी की शिफ्ट, दैट कैन ऑल्सो बी फिजिकली, हर चीज़ जस्ट पे, ग्रूमिंग, बिल्कुल। एवरीथिंग। सो ओवरऑल आप जितना पॉलिश दिखेंगे उतना ही सोसाइटी आपको एक एज अ सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस समझेगी। ट्रू। और जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, आप एक डोमेन को पकड़ लें अपनी, आहिस्ता आहिस्ता आप पूरा 360 कवर कर जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप अब देखें ना, सम टाइम क्या होता है, बहुत अच्छा बोलने वाले लोग हैं लेकिन उनकी अपनी आउट ऑरा के ऊपर जो उनकी फिजिकल बॉडी, उस पर काम नहीं हुआ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे फिजिकल बॉडी पे बड़ा अच्छा काम है लेकिन टेक्निकल स्किल नहीं होते। तो जब आप सारी चीज़ों पे काम करते हैं तो एक बेस्ट पैकेज निकल के सामने आता है, जिसको सदाम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट द वर्ड्स। सदाम, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी अर्ली एज से, कहाँ पे पैदा हुए और इनिशियल एजुकेशन वगैरह कहाँ से लिया आपने? बिल्कुल, मैं हुआ पेशावर में पैदा। पठान है? पठान, बोलते पख्तो भी हमरा हैं? जी। अच्छा, बोलते भी थोड़ा मैं हैं? हाँ बोल भी लेता हूँ। अक्सर लोगों को बड़ा शौक होता है। मैं गया पेशावर में मीटअप के लिए, एंड वहाँ पे लोगों से बातचीत हुई तो वो कहते हैं, अच्छा आप पठान है, पश्तो बोलते हैं। सो फॉर देम इट वाज लाइक रिफ्रेशिंग साउंड। बट मैं इस तरह थोड़ा ब्लेस्ड हूँ बिकॉज आई हैव लिव्ड इन ऑलमोस्ट एवरी बिग सिटी। सही। मतलब पेशावर में, लाहौर में, थोड़ा मैं अभी बता भी दूंगा, इस्लामाबाद में थोड़ा रहा हुआ हूँ, सही। एंड क्योंकि मेरी टीम कराची में होती है, वहाँ पे भी आना जाना होता है। तो इस तरह मैंने हर एक सिटी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ा हुआ है। सही, वेरी गुड। Yeah. तो मुझे एक चीज़ जो ना पठानों के बारे में सबसे जो अच्छी लगती है, आज भी इतना सब कुछ मॉडर्न होने के बावजूद भी अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं। आपस में कहीं दो पठान मिल जाएंगे ना तो लाजिम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, वो बड़ी अच्छी बात है। जबकि हम पंजाबियों ने या उर्दू स्पीकिंग ने काफ़ी हद तक ये चीज़ें छोड़ दी हैं।
बिल्कुल, आई थिंक ये थोड़ा अपने कल्चर के अंदर कॉन्फिडेंस से आती है। हाँ। और मुझे लगता है कि इन अ वे हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं अपनी पठान साइड को एम्ब्रेस करने में। जब भी कोई मिलता है फेमिलियर बंदा हो, बेशक वो कनाडा में मिल रहा है, किसी कंट्री में मिल रहा है, या इवन लाहौर में, आप बस कहते हो कि यार मैं अपनी लैंग्वेज बोल पढ़ूँ, हाँ बिल्कुल, एंड वो एक हम प्राउड तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे ट्रू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ओवरऑल जो आपकी एजुकेशन भी सारी पेशावर से ही हुई? सो अप टिल क्लास 5 क्लास 6 मैं पेशावर में था, आर्मी पब्लिक स्कूल में, जहाँ अच्छा। पे वो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे थे आप उस स्कूल में? नहीं, तब तो मैं कनाडा मूव हो गया था। अच्छा, कनाडा मूव। हाँ, लेकिन मुझे वो वहाँ की मेमोरीज, वहाँ जो भी वो पूरा सिनेरियो था, जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आई रिमेंबर एवरीथिंग, है ना, कि वो एक नॉस्टैल्जिया किक इन हुआ, बट थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट्स हार्ड टू एब्जॉर्ब कि पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड बल्कि उसने बड़ी न्यूज़ मचाई, बट दैट वाज माय चाइल्डहुड पेशावर में इन आर्मी पब्लिक स्कूल। एंड उसके बाद मेरे अब्बू, बिकॉज ही वर्कड इन द डेवलपमेंट सेक्टर, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा। देन वी मूव टू लाहौर। लाहौर कितना अर्सा रहे? लाहौर में तकरीबन मेरे 7 साल आई वुड से अच्छा। के गुजारे हैं। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट जितना भी बाकी का ओ लेवल्स ए लेवल्स वो मैंने पूरा लाहौर से किया। सही सही सही, मतलब जो सही ख़राब होने वाली एज होती है वो आपने लाहौर में गुजारी? वो मैंने लाहौर में गुजारी। तो आपको कुछ मेरे अंदर पठान वाले एलिमेंट्स नजर आएंगे, कुछ जो है वो फिर वो लाहौरी जो चलाकी होती है ना, वो सोफिस्टिकेशन वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत एम्ब्रेस की। और ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब आप आगे ओ लेवल ए लेवल कर लिया, एजुकेशन के बारे में किसी ने गाइड किया? क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं की जाती, इवन एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग नहीं की जाती। तो आपके केस में किसी ने काउंसलिंग की आपकी? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियल सारी आपकी स्टडीज़ हैं, तो किसी ने आपको गाइड किया प्रॉपरली कि आप फाइनेंस की तरफ जाएँ, या खुद से ही बस? गाइडेंस बहुत मिली थी, और मेरे अम्मी अबू बहुत सपोर्टिव हैं। और उन्होंने, अच्छा थोड़ा ये मैं अपने अम्मी अब्बू का भी बता दूं, क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लैकिंग होता है, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो मेरी डाई हार्ड फैन है। सही डे वन से, मतलब मैं कभी कभार कहता हूँ अम्मी आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं, बट अम्मी ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट दी हर चीज़ में कि ये हीरा है बिल्कुल ना, हर एक चीज़ में ये नंबर 1 है। तो कभी मैं म्यूज़िक बजाता था, ये मुझे आगे कर देते थे। कभी स्कूल में टॉप पोजीशंस लेना, हर एक चीज़ के अंदर उन्होंने मुझे बिल्कुल, शी वॉज लाइक माई नंबर 1 फ़ैन सिंस द बिगिनिंग। आज तक वो मेरी नंबर 1 फ़ैन है। एंड साथ में ही फिर मेरे अब्बू इस तरह के नेचर के थे कि दुनिया में लोगों से बहुत मैसअप्स होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। आपके जहन में एक चीज़ बहुत बड़ा मैसअप होती है, लेकिन फॉर एडल्ट्स इट्स अ स्मॉल थिंग, है ना। तो जब भी मैं अपने अब्बू के पास गया, अब्बू ये गलती हो गई है मुझसे, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। तो उनका ये नेचर जो था ना कि इट्स ओके वाला, मुझे बड़ा एक लगा कि अगर मैं कोई भी फेल होता हूँ कल को, तो मेरे अब्बू एज अ बैकअप मेरे लिए हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। सही। अब उन दोनों की कॉम्बिनेशन ने मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि एक मेरी डाई हार्ड फैन है, दूसरा मुझे कह रहा है कि आप फेल होते हो, मैं आपके पीछे हूँ। तो मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ कि, और फिर मैं सोच रहा था कि जो हमारी अभी ह्यूमन एवोल्यूशन आप वैसे भी देख लो ना, कि ट्राइबल माहौल होता था पहले ज़माने में। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आइस एजेस। एंड उस वक्त जो एवोल्यूशन हुई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बिल्कुल। अगर आप ट्राइबल लीडर हो, यू आर बेसिकली द मोस्ट कॉन्फ्रंटेशनल, मोस्ट डोमिनेंट पर्सन। बाकी लोग जो है ना, बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव इन दैट कम्युनिटी, उनको थोड़े बहुत अपने अंदर शाइनेस, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम नजर आता था। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड वो करते करते फिर हम पे गुलामी भी हुई है ना, गोरे आके तो हम पे रूल करके गए हैं। तो काफ़ी हमारी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे जो है वो कॉन्फिडेंस कम होता होता हमारी तरफ आया है। एंड आजकल के बच्चों में मैं यही देखता हूँ, उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। इवन जो बाहर, थोड़ा मैं टेंजेंट पे जा रहा हूँ, बट जो बाहर क्लाइंट से बात करना, उनसे डील करना, इवन गोरों का नाम तक नहीं ले सकते। हाँ वैसे ही बिल्कुल सर बहुत घबरा के बात कर रहे होते हैं। बट देन आई थॉट कि यार मेरे अंदर किस तरह वो कॉन्फिडेंस था पहले से ही, एंड आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ माय पेरेंटिंग। इस पे बल्कि आगे जाके हम बात भी करेंगे कि जो आज का बच्चा जो है थोड़ा सा ज़रा डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है, घबराया हुआ भी है। इस पे आगे जाके हम बात भी करेंगे कि इसको किस तरह से हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, और किस तरह से इस पूरे के पूरे
सिचुएशन से बच्चे को निकाला भी जा सकता है, क्योंकि यही आज के, बल्कि मैं इस टॉपिक को समझूंगा कि इसके अराउंड ही हमने सारी बात करनी है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरी डिस्कशन का वो हमारी यूथ ही है, क्योंकि हम उन चंद ब्लेस्ड कंट्रीज़ में से हैं जिसके पास 60-65% यंग बचा है, लेस देन 30। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ फोर्स, इससे बड़ी आर्मी हो नहीं सकती किसी भी कंट्री के पास। इस वक्त पूरा यूरोप आपका जापान, आपका जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं सारी एजिंग की वजह से परेशान है, और हमारे पास माशाल्लाह वाफर मिकदार में मौजूद है और हम उसका फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आप जापान को देख लें, हाँ, मतलब डेथ रेट्स ज़्यादा है और जो अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो उनको और उल्टा मुश्किल हो रही है कि यार लोग फैमिली प्लानिंग में लगे हुए हैं, इनको कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करो। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कनाडा कब गए सर? बल्कि कनाडा से पहले बताइए कि आपने ये जो फाइनेंशियल उसमें चूज़ किया अपने सारा करियर, ये जर्नी कैसी रही? क्योंकि यूजुअली ये बड़ी ड्राई होती है, और ये जो जितने भी किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट से मिलें या जो इस डोमेन से हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो आपके केस में भी था कुछ ऐसा? बिल्कुल, मैं तो अपने आप को नेचुरली इंट्रोवर्ट ही कहता हूँ। है नहीं है वैसे, आप लगते नहीं है। थोड़ा आप कह दो ना कि डिसीविंग इंट्रोवर्ट। हाँ, एक होता है आजकल तो खैर बड़े बड़े अजीब अजीब लेबल्स आ गए हैं, बट सोशल इंट्रोवर्ट भी एक चीज़ होती है। हाँ, कि आप सोशल हो बट यूर एन इंट्रोवर्ट एट हार्ट। सही। मुझे एट द एंड ऑफ द डे अपनी बैटरी जो है ना वो रिचार्ज करनी पड़ती है। ठीक है। तो उस तरह मैं हूँ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, बट आई हैड टू पिक एंड चूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। तो शुरू में मुझे था मैंने कॉर्पोरेट लॉ करना। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से मुझे क्रेज़ आया था। मेरे अबू के एक दोस्त थे गोरे, उनके भाई रहते थे एक आइलैंड के ऊपर, और आइलैंड के ऊपर कहते हैं बड़ा सा घर है, वो ऐशी कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ। मेरे जहन में उस वक्त ही घुस गया कॉर्पोरेट लॉ करना है। तो जब क्लास 4 की बात है, टीचर पूछ रही थी कि अच्छा बच्चा आपने क्या बनना है? हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। मैंने कहा मैंने कॉर्पोरेट लॉ करना। तो वहाँ से ही मेरे जहन में बैठ गया। अच्छा, फिर लॉ के लिए मैं गया उधर। पहले बैचलर्स करना होता है कनाडा के अंदर। हाँ। उसके बाद आप लॉ करते हो। लेकिन वो जब मैंने एक्सप्लोर किया उसको, तो आई वाज लाइक यार ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जा रहा। मैं हूँ बड़ा एनालिटिकल बंदा, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो एनालिटिकल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज़्यादा हो, एंड लेस अबाउट टॉकिंग। नंबरों से खेलना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, या। तो आई वेंट इनटू अकाउंटिंग, और मेरे अबू खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वेरी नाइस। या सो समहाउ आई बेसिकली फॉलोड हिज फुटस्टेप्स, और मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वेरी नाइस। बिजनेस में क्या आपकी इस डिग्री ने कोई हेल्प की आपकी? क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की एजुकेशन है वो तो 90% केसेस में आपको यही मिलता है जी, डिग्री कर ली, A4 साइज़ पेपर मिल गया आपको, उसके बाद बस करियर किसी और डोमेन में है, डिग्री किसी और डोमेन में है। और जिनकी है भी, उनसे भी अगर फेयर ओपिनियन ली जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल दिल से कि नहीं यार को फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा ही है बिजनेस में। 100% मेरी डिग्री ने हेल्प किया है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग को मैं कहता हूँ कि इट्स लाइक द बायोलॉजी ऑफ बिजनेस। हाँ, बिल्कुल। आपको पता लग जाता है कि बिजनेस का दिल किधर है, दिमाग किधर है, गुर्दे किधर है, कान किधर है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक बर्ड्स आई व्यू के थ्रू देख लेते हो कि हर चीज़ किस तरह फंक्शन करती है। ठीक है। और फिर क्योंकि मैं काम भी उसी डोमेन में ही कर रहा था, आई अंडरस्टूड कि फाइनेंशियली स्पीकिंग आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे मैनेज करते हो। सही। सो एक पहले से मुझे वो एक्सपोजर मिल गया था, एंड थैंक्स टू लाइक बिग कॉरपोरेशंस उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलती है। बट उसके बाद आई वाज लाइक अच्छा यही चीज़ अगर मैं अपने बिजनेस में रेप्लिकेट करता हूँ, नाउ आई नो एटलीस्ट हाउ टू स्पेंड द मनी। सही। एंड आई नो व्हेन इट कैन गेट टू प्रॉफिटेबिलिटी, किस चीज़ पे फोकस करना होता है, कौन से KPIs इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इट हैज़ हेल्प मी अलॉट इन बिजनेस एज वेल। अभी हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए ना, ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट मेंटालिटी के जो हमारे बिजनेसेस हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे ग्रो कर गए हैं, लेकिन वो शायद उस तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाए, शायद उस तरह से वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, बिकॉज उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। तो वो रखते हैं, ठीक है अकाउंटेंट रख लिया, अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट नहीं है ना सर, वो तो जॉब करेगा ना अपनी। लेकिन जब तक खुद सेठ को नहीं पता होगा कि नंबर्स के साथ किस तरह खेलना है, कैसे उसके साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो कहीं ना कहीं गैप नज़र आता ही आता है आपको। तो आपके केस में आप कह रहे हैं कि आपको जो पहले जॉब में उसने हेल्प की, उसके बाद आपके अपने बिजनेस में भी हेल्प की आपकी। आई थिंक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना फ्रॉम अ लीडरशिप परस्पेक्टिव, आपको ये पता होना चाहिए मेरी क्या वीकनेस और स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सही। जो वीकनेस है लर्न टू आउटसोर्स इट। अब जिस तरह मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल थी नहीं अपने जॉब बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन मैंने आउटसोर्स करना पहले से ही सीख लिया था। एंड आई न्यू के अपने आप से ज़्यादा मैं एक एक्सपर्ट पे रिलाई कर सकता हूँ जो कि ये काम मेरे लिए सही तरीके से कर सकता है। बिल्कुल सही है। जो चीज़ें मुझे आती थी सरप्राइजिंगली उन्हीं चीज़ों में मैं उलझा रहा। ठीक है। अगर तो मैंने शुरू से ही फाइनेंसेस आउटसोर्स किए होते हैं, कोई CFO रख लिया, कोई अकाउंटेंट रख लिया, मैं शायद इससे भी ज़्यादा ग्रो करता। सही। लेकिन क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स थी,
बहुत अरसे तक मैं उसके ऊपर फिक्सेटेड था कि यार मैंने अपने अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ खुद करनी है। ठीक है, उसने मुझे एज दिया, मेरे पास नॉलेज थी, मुझे पता था कि अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्पीकिंग किस तरह गेज करना है। सही। लेकिन उसने मुझे थोड़ा होल्ड बैक भी रखा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो शायद एट दैट पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं थी टाइम लगाने के लिए, मैंने उसके ऊपर टाइम लगाया, क्योंकि मुझे था कि यार मुझे आती है ये चीज़, मैं खुद से करूँगा। सही है, सही है। बहुत सारे बिजनेसेस में होता है इस तरह का कि ऑनर जो है खुद बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, आगे जाके इस पे मिल के बात भी करते हैं। करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ? ओके, सो उस वक्त मैं अपना यही चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब शुरू कर रहा था। और ये कनाडा से थे, राइट? दिस वाज इन कनाडा। ठीक। अच्छा, 17 की एज में मैं गया, मैंने पहले अपना बैचलर्स किया, सो मैं काफ़ी यंग गया था, सही। बट आई लव्ड द फ्रीडम। बट हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू कनाडा इन सच अर्ली एज? क्योंकि होता नहीं है यूजुअली, यहाँ पे तो हमारे यहाँ 25 साल से पहले कहते नहीं, अभी तो बड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही है। आई थिंक मैं थोड़ा जंप भी कर गया था, मैंने क्लास 8 जो है वो स्किप की, ओके। 7 से डायरेक्ट 9 में गया। हाँ। उसके बाद मैंने ए लेवल से 1 साल में कर दिया। तो अच्छा, ओ लेवल नहीं किया आपने? ओ लेवल किया, हाँ, उसके बाद ए लेवल 2 साल का होता है। ठीक है। तो वो मैंने 1 साल करके मैं चला गया। अच्छा, ये एट्थ अभी भी बहुत सारे बच्चे जंप कर लेते हैं, वो 8th और 9th के चक्कर में जो है वो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन से आप ए लेवल या ओ लेवल की तरफ जाते हैं तो 1 साल हो जाता है, तो आपने वहाँ पे जंप किया इसको बेसिकली। मैंने उसको जंप कर दिया। सही। वो थोड़ा मेरे अब्बू की प्लानिंग थी, उन्होंने कहा कि इसको ज़रा पहुंचाते हैं जल्दी जल्दी। अब्बा जी सही खेल गए वैसे आपके। हाँ, अब्बा जी जो है ना, उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए मेरे बिहाफ पे। तो वो जो आप कह रहे हो ना, कोई था गाइड करने के लिए, आई थिंक ही वाज देयर टू रियली गाइड मी थ्रू। ठीक है। बट बहुत से लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं अर्ली एज में, एंड उनको बड़ी होम सिकनेस फील होती है, वो एम्ब्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन मेरे उसमें एक फॉर्चुनेट केस क्या था कि क्योंकि हम मूव अराउंड काफ़ी करते थे, उसकी वजह से मैंने तकरीबन 7 स्कूल्स चेंज किए थे ठीक है। अपने चाइल्डहुड के अंदर। तो 7 स्कूलों में, हर स्कूल में अलग अलग जाके मुझे अलग दोस्तियाँ करनी पड़ती थी। अब उसकी वजह से हुआ क्या, जब मैं 17 की एज में वहाँ पे गया, मैंने माहौल देखा, मैंने कहा यार ये तो फ्रीडम है। वहाँ मैं घर पे कोई मुझे ना अम्मी डांट रही है ना अबू कुछ कह रहे हैं, तो मैंने बड़ी जल्दी उसको ना एम्ब्रेस कर दिया। वहाँ पे नहीं सही बता दी बात। थोड़ा बहुत तो बंदा मस्ती की है, थोड़ी बहुत। हाँ, थोड़ी बहुत आई थिंक मस्ती करनी चाहिए। सही। आप गलती नहीं करोगे, वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वो वही चीज़ है कि जब आप गिरोगे नहीं तो आप किस तरह उठोगे। सही है। तो थोड़ी बहुत है ना की मस्ती। हाँ, मस्ती शस्ती की, वहाँ से सीख के थोड़ी मेच्योरिटी आई। एंड दिस इज वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। आपने कहा कि मेच्योरिटी आई। मोस्टली बच्चे जब उस ट्रैक पे चलते हैं ना तो वो डी ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन आपके केस में आप कह रहे हैं कि वहाँ से आपने मेच्योरिटी भी ली। आप That's very good point actually. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो टैबू आप कह दो या मना है, उसकी वजह से लोग और उनका दिल करता है, फिर वो बंद कमरों में करते हैं। वो बंद कमरों में करते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को ओपनली करना शुरू कर दो। लेट्स से मैं एक हाउस होल्ड में बड़ा हो रहा हूँ जहाँ पे कोक पीना आम सी बात सही है। आपके पास अवेलेबल है, हर वक्त फ्रिज में पड़ी होती है। आप देखना उस घर के बच्चे कोक कम पीते हैं। ट्रू। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। देयर इज नो नॉवेल्टी इन इट। तो उन्होंने बचपन में शायद पी हो, उसके बाद उन्होंने खुद कंक्लूजन ये किया हो कि यार ठीक है, अच्छा है, लाइक इट्स गुड, कोक है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और दुनिया में और भी बड़ी चीज़ें हैं। सो ऐसी ही चीज़ अगर आप शुरू से कुछ मस्ती शस्ती या जो भी है करते हो, आप बहुत जल्दी मैच्योर भी कर जाते हो उसकी वजह से। बिल्कुल सही है। लेकिन ये वंस अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है। कुछ लोग इससे वही जिस तरह कहा ना कि डी ट्रैक होते हैं, वो ऐसे डी ट्रैक होते हैं कि फिर उनकी लाइफ ही बिगड़ जाती है। वो कुछ लोग इसी से ही फ़ायदा उठा के, अब देखें वेस्ट वर्ल्ड के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि मस्ती के दौरान ही आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वहीं से ही आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेते हैं इस चीज़ को। ऐसी बात है, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बट ऑल्सो योर एनवायरनमेंट। बिल्कुल। आप एक मैं बुक पढ़ा था एटॉमिक हैबिट्स, उसमें एक वर्क प्लेस की एग्जांपल दी उन्होंने। ठीक है। कि किस तरह वहाँ पे, अच्छा मैं कोक की बात कर रहा हूँ बट इधर भी कोक की यूज़ हो रही थी, कि वहाँ पे ना वर्कर्स जो हैं काफ़ी अनहेल्थी थे, वो सोडा और कोक स्प्राइट इस तरह की चीज़ें बहुत पीते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा यार लोग तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, इनको कोक की जगह पानी की बोतलें मशीनें लगा के देते हैं, एंड लेट्स सी कि इनका बिहेवियर किस तरह चेंज होता है। और जो कोक वाली बोतलें हैं वो हम दूर किसी कॉर्नर में लगा देते हैं। 1 मंथ के बाद उन्होंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर ड्रिंकिंग वाटर। वाओ। सो इट्स अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में किस तरह से आप चीज़ें
देते हैं, किस तरह फिर लोग आगे उसको देखते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, जब आप कनाडा गए सर, वहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल कर ली, मस्ती भी कर ली सारी, फिर जब प्रोफेशनल करियर की बात आती है, ये बड़ा टची पॉइंट हो जाता है। और ख़ास तौर पे हम कहलाते तो देसी हैं, वहाँ जाके जैसे मर्जी हम अपने आप को वाना भी स्टाइल में ले आएँ, या इवन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएँ, बट स्टिल हम देसी ही कहलाते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू DHL? आई थिंक सो मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल पे कि आपका करियर का आगाज़ ही शायद DHL से हुआ है, या शायद आप बायो में वहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टार्ट वहीं से हुआ था? स्टार्ट उधर से हुआ था, पहली जॉब थी मेरी। एंड तब मेरा एक दोस्त था, वो वहाँ पे ही काम कर रहा था। ठीक है। सो ही न्यू कि दिस गाय वाज केपेबल, अपना CPA कर रहा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, एंड इसको एक इंटरव्यू का मौका दे देते हैं। सही। सो आई इंटरव्यूड, दे लाइक मी। अच्छा, सरप्राइजिंगली वो उस वक्त जो DHL जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा था ना, मैं जब और जॉब करता था। अच्छा, यहाँ पे भी मेरा एक फ़िलासफ़ी है कि आप लोग जब काम कर रहे हो, और जॉब्स जो होती हैं कि रेस्टोरेंट में काम कर लिए, या किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर दिए, जस्ट वो किचन इनकम नहीं कहते उसको, उसके लिए अच्छा मेरे अब्बू ने मना किया हुआ था कि आपने इस तरह का काम नहीं करना, सही, पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैंने उनसे छुप के ये काम किया। ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा था मुझे वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आ जाए। थोड़ी सी एक ईगो भी मरती है ना आपकी इंसान के अंदर, जो एक वो होता है ना कि मैं वाला जो चक्कर है वो भी आपका, क्योंकि और जॉब का मतलब है आपको सारे इसी तरह की काम करने पड़ेंगे, आपको पता लग जाता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। तो वो और जॉब मेरे बाद में काम आई, मुझे पता भी नहीं था, मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। ग्रोसरी स्टोर में जिसमें मैंने काम किया, वही क्लाइंट निकला DHL का जिस अकाउंट पे हम काम कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने जब इंटरव्यू किया, आई वाज लाइक, आई नो द क्लाइंट, आई नो देयर मिशन एंड विजन, सही, I know how to basically work in this job. So if you give me the opportunity, बात शायद आगे बढ़ी और मुझे जॉब ऑफर होगी। ठीक है। और कितना अर्सा की वो जॉब आपने? So around 6 years की मैंने। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर मुझे 2 जंप्स भी मिले। So I was actually a manager before I got my CA। ठीक है, वेरी नाइस। और वो डेजिग्नेटेड स्पॉट थी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। लेकिन अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं ना करियर एडवाइस की, इवन मेरी अपनी टीम पूछती है कि आप क्या एडवाइस देंगे। मैं कहता हूँ जो आपसे ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ है, देखो वो क्या कर रहा है। हाँ, वेरी नाइस। मैं हमेशा वही करता था, और हमेशा मुझे ट्रीटमेंट नेक्स्ट पोजीशन वाली मिल रही होती थी। तो जैसी अपॉर्चुनिटी ओपन होती थी, आई वुड अप्लाई एंड आई वुड गेट इट। वेरी नाइस। इसमें बल्कि ये बच्चों के लिए यहाँ पे एक सवालिया निशान भी आप छोड़ के जा रही हैं, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो हर 6 महीने के बाद अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। मैंने अभी तक सदाम जितने भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू किए या जिनसे मिलता हूँ, एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आती है कि कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी है। आज के बच्चे में वो नहीं मिलती हमें। आज का बच्चा 6 महीने, 8 महीने, साल, आपके पास बच्चा आता है, CV आती है सामने, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 10 जगह पे काम किया हुआ है। ये बहुत कॉमन हो गया है, ख़ासतौर पे पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चीज़ आपको देखने में मिलती है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे ये यंग छोटे एंटरप्रेन्योर्स को? या आई थिंक इसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहूँगा मैं। हाँ। एक चीज़ आपने कमिट कर दी, अब आपको कल एक और शाइनी ऑब्जेक्ट नज़र आ गया। आप कहते हैं यार इससे तो मैं बोर हो गया हूँ, मैं इधर चलता हूँ। तो जो आपने कमिटमेंट की बात करनी है ना, वो कंसिस्टेंसी के ऊपर होती है कि एक दफ़ा आपने डिसीजन बना लिया, उस पे ऊपर कायम रहो। सही। जस्ट टेक इट आउट, उसको टाइम दो, एंड इवेंचुअली हर चीज़ में से गुड़ निकल आएगी। बिल्कुल। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं यार ये अपॉर्चुनिटीज, क्रिप्टो फारे हो गया, अमेजोन में स्कोप है। तो ये ना करो, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बच के रहो। स्टीव जॉब्स भी यही कहता है कि फोकस ये नहीं होता कि आप एक आइडिया को हाँ कर दो, फोकस होता है कि आप 100 आइडियाज़ को ना करो। बिल्कुल। तो आपने 100 आइडियाज़ को ना कहना है। और इसमें ख़ास तौर पे प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप अपने करियर में 4 से 5 साल आगे जा चुके होते हैं, फिर आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है, क्योंकि आप 5 साल अपने जो इनिशियल थे वो अपने होपिंग में गुजार दिए। उसके बाद जब एक्चुअल में काम करने का टाइम आता है, फिर कंपनी आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, फिर आप कहते हैं जी मुझे कुछ मिला नहीं, फिर बच्चा कहता है नहीं पाकिस्तान में तो मेरे लिए कुछ रखा नहीं, मैं बाहर जाकर कुछ करूँगा। अब बाहर जाता है, वहाँ इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे भी तो वही CV जाएगी ना आपके साथ में, तो वहाँ तो वो बिल्कुल भी घास नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ शायद थोड़ा सा बच्चों को रियलाइज़ होगी, लेकिन लेट होगी। आई थिंक हॉपिंग में भी कोई मसला नहीं है ना। अगर तो जंप मिल रही है आपको, गो फॉर इट, लेकिन इट्स द हॉरिजॉन्टल हॉपिंग दैट आई एम नॉट अ फैन ऑफ। के अगर आपने ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया कंपनी के साथ, आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हो, तो दोबारा रीसेट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर लेटरल जंप है, इट डजंट रियली हेल्प यू, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट पोजीशन मिल रही है, गो फॉर इट। नहीं, वो तो डेफिनेटली, यही तो मैं कहता हूँ कि देखें, जब आप एक कंपनी में कुछ चंद साल लगा लेंगे ना, तो आपको सब कुछ मिलता है वहाँ पे। आपको रिस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, करियर का लैडर भी आपका एक बिल्कुल स्मूथ रहता है।
कंपनी चेंज करने से क्या होता है, यू नेवर नो नया बॉस कैसा मिले आपको, नया इन्वायरमेंट कैसा मिले आपको, वहाँ पे आपकी जॉब रूटीन क्या हो, वहाँ पे आपकी जो जेडी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो, ये आपको तो नहीं पता ना, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो ये चीज़ जब बच्चा अंडरस्टैंड कर लेगा तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको आगे जाकर। और लॉयल्टी गोज अ लॉन्ग वे। एग्जैक्टली। आप सिंगापुर की एग्जांपल देख लें, एक ऐसा आइलैंड जिस पे कुछ भी नहीं था, हाँ है ना, लेकिन उनके पास ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी थी। बिल्कुल। एंड ओवर टाइम कुछ कंपनीज आई, कुछ बैंक्स आए, उन्होंने देखा यार इन लोगों में लॉयल्टी का एक अंसर है, बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता नाउ इट्स बिकम द बैंकिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्योर वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स। लोग कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने वर्क एथिक को भी देखो। ट्रू। एंड क्वाइट फ्रैंकली इट नीड्स अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। सर इम्प्रूवमेंट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल इसको जो है ना नीचे वो क्या कहते हैं उसको, Revamp चाहिए। नहीं रीवैम्प भी नहीं, जड़ें होती हैं ना, जड़ों से ही हर चीज़ निकाल के हर चीज़ नया बीज लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई थोड़ी सी फसल अच्छी निकलेगी, अदरवाइज तो फिर इसी तरह ही होता रहेगा। अभी इनफैक्ट आपको भी ये चैलेंज आ रहा है, मुझे भी, कि जब हम अपने किसी क्लाइंट को बताते हैं कि हम पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, कॉन्फिडेंस शैटर्ड, ठीक है, हालांकि काम इधर से ही हो रहा है। अब जिस तरह आपके मैं एक जगह पे सुन रहा था, आपने कहा जी कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्क्लोज ही नहीं करते कि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं या जो हमारी क्रिएटिव टीम है वो पाकिस्तान बैठी हुई है। तो ये कितनी हमारे लिए मतलब एक लम्हा फिक्रिया है कि हम टेक्निकल साउंड होने के बावजूद सिर्फ अपने वर्क एथिक्स की वजह से उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल स्टेज पे। ऐसा ही है। आई थिंक रिलायबिलिटी की वजह से हमारी 1/3 1/4 प्राइस बन जाती है। और फिर हम कहते हैं जब महंगा कैसे बेचें, तो महंगा तो वाकई नहीं बिकेगा जब तक ये हरकतें सही नहीं होंगी। अच्छा फदाम, जब पहली जॉब आपने की 6 साल वहाँ पे, उसके बाद दोबारा कोई कहीं और जॉब की या स्ट्रेट अवे इनटू द बिजनेस? नहीं, उसके बाद अगेन मुझे जंप्स मिल रही थी, मैं खुश था, तो अलग अलग अकाउंट्स मिल रहे थे, अलग लोगों से बातें और काम शाम उनके साथ चल रहा था। सो तब मैं बिल्कुल अपना CA कंप्लीट कर चुका था। ठीक है। तकरीबन मुझे 3 साल लगे, पहले गो में ही सारा कुछ क्लियर हो गया। एंड एक अमेजिंग सेलिंग मशीन एक वो था, तो एक मीटअप हो रहा था, आई वेंट देयर, फिगर्ड आउट कि यार अमेजोन है क्या चीज़, एंड वहाँ से मुझे पता लगा यार रिटेल आर्बिट्राज क्या चीज़। एंड दैट वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन इन दिस डोमेन? इन दिस डोमेन, यस। सो आई वाज लाइक चलो अभी इसको साइड हसल है उसको शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी मेन जॉब के ऊपर फोकस रखते हैं। सही है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उधर भी टीम बनानी थी, मैनेजमेंट पोजीशन मिल गई थी मुझे। सो दैट वाज इट, आई जस्ट बेसिकली एंडेड माय करियर, एंड टुवर्ड्स द एंड अगेन मेरा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिटेल आर्बिट्राज शुरू हुआ। सही। उसके बाद आई थॉट कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है प्रॉफिटेबल, लेकिन मुश्किल काम है, आपको स्टोरों में जाना पड़ता है, ख्वारी करनी पड़ती है। एंड आई जस्ट थॉट कि अगर तो कोई अलग मॉडल हो ना जिसमें हम बस लैपटॉप से ही कोई काम कर लें, स्केल हो सकता है, दैट वुड बी द बेस्ट। एंड फिर एक वीडियो नज़र आई मुझे उस बंदे का नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ही वाज प्रीटी बिग एट दैट टाइम, 1-2 ही यूट्यूबर थे। सही। उसकी वीडियो मुझे नज़र आई ऑन प्राइवेट लेबल। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, वही शाइनी से ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मेरे साथ भी हो गया, बट आई वाज लाइक इसको थोड़ा एक ट्राई करते हैं। ये कितने अरसे बाद हुआ रिटेल आर्बिट्राज देखने के, कितने अरसे के बाद हुआ ये? बिल्कुल आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है। या आई डिड अ फ्यू राउंड्स ऑफ रिटेल आर्बिट्राज। अगेन हर दफ़ा मैं पैसे तो कमा रहा था, हाँ, लेकिन ख्वारी भी ज़्यादा थी, मेरे ऊपर काफ़ी रिलायंस थी, लेबोरियस वर्क बहुत होता है इसमें। लेबोरियस वर्क होता है। सो जो प्राइवेट लेबल आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक दिस इज़ बैक इन 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 के एंड में मैंने शुरू किया, 2017 के अराउंड मार्च अप्रैल में आई फिगर्ड आउट प्राइवेट लेबल। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने मीटअप्स कराना शुरू किया। मेरी बड़ी छोटी सी सिटी थी, उसमें कोई इतना कोई था नहीं। तो ये सब आप कनाडा में बैठ के कर रहे थे, क्योंकि वहाँ तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था कंपेयर टू यूएस में बहुत क्रेज था, कनाडा में बिल्कुल भी नहीं था। तो वहाँ पे अगर आपको कोई अमेजोन सेलर मिलता भी था ना, बड़ी खुशी होती थी। और मुझे याद है पहला मीटअप जो था वो मेरे पार्टनर का ही था। ठीक है। कमल नाम है उसका। सो मैं उसी पे गया, उससे इंटरेक्शन हुई और बड़े खुश हुए कि अच्छा यार अमेज़न के आपस में बड़ी मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद हमने फिर खुद से मीटअप्स कराना शुरू किए। फर्स्ट मीटअप पे मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था, उस वक्त कमल आई थिंक नहीं आ सका, बट आई रिमेंबर पहले मीटअप पे एक बंदा भी नहीं आया। वाह। मैं गया, मैं बैठा रहा, कोई नहीं आया। मैं वापस अपने गाड़ी में बैठा और मैंने पोस्ट किया कि थैंक यू फॉर अमेजिंग मीटअप, इट वाज ग्रेट मीटिंग एवरीवन। थोड़ा वो शुरू में करना होता है ना, मेक इट टिल यू फेक इट। हाँ एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा उस वक्त मेरी मोटिवेशन लूज हो सकती थी, बट मुझे था कि यार
कोई ना कोई तो होगा. आई जस्ट नीड टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी. सही. अच्छा, इसमें बल्कि थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये मैं चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ ये लाजमी शेयर करें, ख़ास तौर पे जब आप अपने करियर में जॉब के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से क्विट करना मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और बहुत बड़े बड़े जो CEO लेवल के जो लोग हैं, वो भी पूरी लाइफ अपनी इसी डिसीजन को लेते हुए गुजार देते हैं कि यार कैसे छोड़ूं ये जॉब, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो चुके होते हैं, एक आपको एक स्टेबल पोजीशन मिल चुकी होती है, आपके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं. वो फियर फैक्टर जो है, क्योंकि आपने बड़े बिजनेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस देखे होते हैं, तो जब आप अपने बिजनेस में आते हैं तो आप वही सारे चैलेंजेस जो हैं उनको आप सामने देख पा रहे होते हैं बड़ी कैनवस पे. तो आपने इस फेयर को या इस जितना भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था, कैसे इसको एक जॉब क्विट करके एक ऐसे बिजनेस में आए जो उस वक्त इतनी ज़्यादा डेफिनेटली हाइप भी नहीं थी, इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं था अमेजोन का बिजनेस, तो ये डिसीजन कैसे लिया आपने? हाँ, यहाँ पे थोड़ी बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं. एंड मुझे थी आदत, वर्कहॉलिक बिहेवियर था मेरा, क्योंकि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था मुझे तकरीबन 20-30 घंटे आफ्टर वर्क देने पड़ते थे. ठीक है. वो काम के साथ ही चल रहा था, तो 40 घंटे काम पे, 5-10 घंटे आपके कम्यूट के लग गए. सही. 50 आवर्स, 30 घंटे इसके. तो मैं था 80 आवर अ वीक वाला बंदा. सही. अब वो ख़त्म हुआ, मेरे लाइफ के अंदर पर्पस ख़त्म हो गया कि यार अब क्या करूँ क्या. तो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड Amazon, जस्ट सो दैट आई कैन रिप्लेस दैट टाइम विद समथिंग एल्स. ठीक है. एंड आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते करते थोड़ा उसका भी टाइम बढ़ गया. तो वो एक हसल कल्चर जो है ना, मैं काफ़ी एम्ब्रेस कर चुका था. अब मैंने क्विट कब किया, जब मेरी मीटअप्स में ट्रैक्शन आया, मेरा ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ. उसके बाद हमने AMZ वन स्टेप थोड़ी शुरू की, उसकी भी बात कर लेंगे हम. बट आहिस्ता आहिस्ता वो जब 10,000 पर मंथ रेवेन्यू पे पहुंचा, दैट इज़ द टाइम दैट आई क्विट. इवन दो तब भी आई वुड से कि इट वाज नॉट इवन नियर रिप्लेसिंग माय सैलरी, बट एटलीस्ट इतना था कि आपका जो डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो. एग्जैक्टली. तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट कोई भी बच्चा अगर क्विट करना चाहता है अपनी जॉब, तो ऐसे पॉइंट पे करे जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि देखिए एक बिजनेस है ना, बिजनेस में टाइम लगता है, 4-6 महीने, साल लग जाएगा उसको एक लेवल पे आते हुए. लेकिन आपको उस वक्त क्विट करना चाहिए जब आप समझें कि हाँ मेरा किचन सॉर्टेड हो गया, अब आप स्विच कर सकते हैं. बिल्कुल. शुरू में आपको वर्क हार्ड मोड में जाना पड़ता है. बिल्कुल. मतलब बहुत वर्कहॉलिक बिहेवियर इसके लिए चाहिए. आई डोंट इवन रेकमेंड कि एजेंसी, फ्रीलांसिंग, आप जॉब कर लो. सही. आपने नहीं करना ना, वर्क हार्ड नहीं करना. हाँ. आप जॉब कर लो. ठीक है. डोंट कम टू दिस, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड है सरकारी जॉब, सेठ वाली जॉब, बस आराम से मैं बैठा हूँ. हाँ. लेकिन इसके लिए चाहिए ज़रा बड़ा जिगरा बिल्कुल और ऐसे सही हसल इसके लिए चाहिए होता है शुरू के अंदर. अच्छा, एक दफ़ा जब एजेंसी एक लेवल पे पहुंच जाती है, उसके बाद आपको वर्क हार्ड भी नहीं चाहिए. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट डेज एंड इफेक्टिव डेज. बिल्कुल. जो एफिशिएंट डेज होते हैं उस पर आप वर्क हार्ड करते हो, है ना. आपके पास टू डू लिस्ट में 5-10 चीज़ें हैं, आपने बस उसको क्रॉस ऑफ करते जाना. बिल्कुल ऐसी है. इफेक्टिव डेज क्या होती हैं कि हाउ डू आई डू द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ गेन. बिल्कुल ऐसी है. बिल्कुल. कि ऐसी एक चीज़ करूं जिस तरह 80-20 परेटो लॉ नहीं है बिल्कुल. कि 20% ऑफ योर वर्क कैन ब्रिंग 80% ऑफ द True. रिजल्ट्स. और ये स्टेज कब आती है? ये थोड़ी जब आपकी टीम बड़ी होने लग जाती है, अराउंड आप कह दो 10 लोगों की टीम या उससे ज़्यादा, उस स्टेज पे आपको ज़्यादा इफेक्टिव डेज लगाने पड़ते हैं. लेकिन इसमें क्या करें सदाम साहब, आप जो बात बता रहे हैं ये तो है इंटरनेशनल मार्केट का लॉ, लेकिन यहाँ उल्टा है ना. हमारा बच्चा ये कहता है कि भाई अब तो हो गए मेरे 10 बच्चे, ठीक है, अब तो हो गया मैं सेठ, अब मैं बैठूंगा आराम से यूँ कुर्सी पे हाथ रख के, ठंडा AC ऊपर से ठंडी हवा फेंक रहा होगा, बेल बजाऊंगा, पियोन आएगा, लैपटॉप के ऊपर हाथ रखूंगा, 4 उसको सुनाऊंगा, 4 उसको सुनाऊंगा, 4 उसको सुनाऊंगा. तो हमारा CEO या हमारा बच्चा जो है 24 साल का, 25 साल का, वो तो ये समझता है. तो अब इसको किस तरह बताएं कि नहीं भाई, अभी यू हैव टू डू लॉट मैनी थिंग्स इन लाइफ. अभी यू हैव टू बेसिकली अब 10 लोगों को 40 कैसे बनाना है, 40 को 60 कैसे बनाना है, 60 को 100 कैसे बनाना है, अब इस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा. ये बच्चे को कैसे बताएं? जो असल में सेठ होता है ना, उसका रवैया बिल्कुल हम्बल किस्म का होता है. ठीक है. वो सेठ नहीं होता. मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, हमारे पास 4 ऑफिस बॉयज़ हैं. ठीक है. कराची ऑफिस के अंदर. हमेशा जब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी मैं कमांड नहीं देता, यार तुम्हारे पास टाइम होगा ये करने का, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या कह रहा है.
परेशान हो जाता है कि भाई ये तो चलता ही नहीं है। सर आपके ही पैसे हैं, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। नहीं, मैंने कहा अगर है टाइम, अगर कन्वीनियंट है तो यार मेरे लिए ये कर लो। दिस इज़ व्हाट इन माय ओपिनियन अ पर्सन हु गोज एट दैट लेवल शुड बी लाइक। क्या कि मुझसे ज़्यादा मेरी कंपनी में हर एक बंदे का टाइम इम्पोर्टेंट है, नॉट द अदर वे अराउंड। यहाँ पे लोग छोटी छोटी मस्जिदें खड़ी करके ना वो कहते हैं कि यार अब तो मेरा टाइम इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं इमरान खान के साथ मिलूंगा तो वो भी मुझे टाइम देगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन नहीं, आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं हो। आप अपनी टीम को सही ट्रीटमेंट दो। लीडर्स ईट लास्ट, बिल्कुल ये वो वाला माइंडसेट है। लेकिन इधर उल्टी है, लीडर ईट सेपरेटली। लीडर मैं दुबई से जो शुरू में आया ना, तो वहाँ पे कल्चर ये था कि भाई अगर कोई बंदा सड़क क्रॉस करना चाह रहा है तो आप 20 मीटर पहले ही गाड़ी रोक लेते हो। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आया तो अभी मैं शुरू के दिन थे, तो आगे से एक फैमिली क्रॉस करने लगी तो मैंने गाड़ी रोक ली पीछे। अब पीछे से मुझे पहले तो हॉर्न बजने शुरू हो गए। अच्छा, अब वो क्या कर रही फैमिली, मैं उनको रास्ता दे रहा हूँ, वो रुक के ना तो मुझे कह रहा नहीं भजन आप जाए, वो मुझे इशारे कर रहे नहीं आप जाए। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। भाई कहता है भजन वापस आ जाओ, लाहौर में इस वक्त आप गुजरे, ये अपनी मर्जी से जाएगा, ये जब इसको कोई रास्ता नहीं देगा तो फिर ये बीच में से घुसेगा। ठीक है, तो इधर हर चीज़ उल्टी चल रही है राइट ऑफ वे गाड़ी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा सदाम, जब आपने बिजनेस का ये डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई ठीक है अब इतना हो गया कि मैं जॉब अपनी क्विट कर सकता हूँ, फिर आप आए अपने प्रॉपर इस बिजनेस के अंदर, रिटेल आर्बिट्राज किया, साथ PL स्टार्ट कर दिया, तो आपने जो पार्टनरशिप चूज़ की, यूजली हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है कि पार्टनरशिप पहले तो की नहीं जाती, अगर की भी जाए तो किसी अपने ही मतलब भाई से, अपने किसी आसपास पड़ोस के लोगों से की जाती है। आपने क्रॉस बॉर्डर जाके की। कमलजीत आई थिंक सो नाम है आपके पार्टनर का, बिल्कुल इंडियन है। इंडियन है। तो उनसे आपकी दोस्ती कैसे हुई और कैसे आपने उनके साथ अपना ये लाइव किया? या जैसे मैं बता रहा था, हम रहते थे एडमिंटन के अंदर, बहुत स्मॉल एक कम्युनिटी थी अमेजोन सेलर्स की। तो पहले उसी की ही मीटअप के ऊपर हमारी मुलाकात हुई। तो वो एक्सपर्ट थे उस वक्त जब आपका उनसे मुलाकात हुआ, या वो भी इनिशियल लेवल नहीं, वो ही वाज एन एक्सपर्ट टू, तब मैंने भी शुरू किया हुआ था। एंड हम दोनों ने एक साथ ही, आई वुड से कि अराउंड सिमिलर लेवल उसके अंदर थे। सो अच्छी डिस्कशन हो गई। ठीक है। आई थिंक दूसरी मुलाकात पे हमने बड़ा क्लिक किया कि वो जो स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, तब रीबेट्स गिव अवेज इसकी बात चल रही थी। तो बड़ा हम पैशनेट होके ना 2-3 घंटे आफ्टर द मीटअप हम रुक के आपस में बात करते ठीक है। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है, लेट्स जस्ट गेट दिस मीटअप्स रनिंग। एंड आहिस्ता आहिस्ता करके हम 4-5 सिटीज़ के अंदर मीटअप्स कराना शुरू हो गए। कभी एक सिटी वो जाता था, दूसरी सिटी मैं कवर करता था। ठीक है। लेकिन मेरे लिए एक पार्टनरशिप की बेस ये नहीं है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट कौन सा है। हाँ। मेरे लिए पार्टनरशिप की बेसिस 2 चीज़ों के ऊपर आती है जो कि मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा। सही। सबसे पहली चीज़, क्या वो बंदा पैसों के मामले में आपकी तरह है या नहीं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप अगर कंजर्वेटिव हो, आप ज़्यादा कम खर्च करते हो, तो ऐसा पार्टनर ढूंढो जो उसी माइंडसेट का हो। अगर आप रिस्क टेकर हो, गो फॉर अ रिस्क टेकर। बिल्कुल। दूसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होना चाहिए। अगर तो मैं सेल्स में अच्छा हूँ, उसको मार्केटिंग में अच्छा होना चाहिए। मैं ऑप्स में अच्छा हूँ, उसको शायद फाइनेंसेस में अच्छा होना चाहिए। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स बड़े आपको क्विकली ग्रो करने में हेल्प करते हैं और वो सिनर्जी टैप इन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने 2 बातें इकट्ठी कर दी, स्किल की जहाँ पे बात आए तो आपको क्रॉस डोमेन जाना है। आप अगर मार्केटिंग में अच्छे हो तो आपको ऑपरेशंस का बंदा अच्छा चाहिए। तो आप पार्टनरशिप के ऊपर बिलीव करते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना कि पार्टनरशिप के अंदर मोस्टली ये समझा जाता है कि नहीं भाई ये काम नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड एक नई थ्योरी मार्केट में आई है, वो कहते हैं नहीं जी पार्टनरशिप्स आप करें क्योंकि एक नसीब के साथ दूसरा नसीब जुड़ता है। आप पार्टनरशिप को किस तरह देखते हैं? या नसीब जो ये वर्ड है ना, इसको मैं सिनर्जीज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। अगर तो आपकी एक स्किल है, आप लेके आ सकते हो $10। ठीक है। दूसरे की दूसरी स्किल है, वो $10 लेके आ सकते हैं। एक साथ आप लोग 30 लेके आओगे। ट्रू। इसको कहते हैं सिनर्जी। बिल्कुल। जिसको हम लोग नसीब कहते हैं। लेकिन इट्स जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स दैट हेल्प यू एक्सपैंड मच क्विकर। एंड एक से भले 2, 2 से भले 4, लेकिन what I feel is the right partnership is 2, maximum 3 people. उसके बाद ज़्यादा बहुत डिसीजन मेकर्स जब आ जाए ना, इट मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू इवन गेट समथिंग थ्रू। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें सदाम ये बताइएगा कि पार्टनरशिप में यूजुअली हमने देखा है कि एक पार्टनर दूसरे के शूज़ में जा रहा है
पहले वाला जो तीसरे के शूज़ में जा रहा है, तीसरा दूसरे के शूज़ में आ रहा है, तो आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आप 2 पार्टनर है, राइट? तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? क्या आप लोगों ने 100% अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है उनको डिफाइन किया हुआ और यू डोंट गेट इनटू अदर्स शूज़, या किस तरह चलता है आप लोगों का? या सबसे पहली चीज़ तो ट्रस्ट से आती है। हमारे अंदर ओवरलैप काफ़ी है, ठीक है। मतलब कभी उसने सेल्स कर ली, मैं ऑप्स पे आ गया, है ना, तो वो ओवरलैप होता रहता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई इनिशिएटिव है, लेट्स से मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ठीक है। AI के ऊपर, नाउ दैट पर्सन कमल जो है, ही हैज टू ट्रस्ट मी, ठीक है। ही हैज ट्रस्ट इन मी। आई कैन मेक बैड डिसीजंस, आई कैन मेक रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही है। और इसी तरह मेरा उसके ऊपर ट्रस्ट है, ये रिस्पेक्ट की वजह से है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से चीज़ें बड़ी स्मूथ चलती हैं, क्योंकि आपको एक तो वो फ्रीडम है टू फ्लाई, बिल्कुल, लेकिन साथ में वो सपोर्ट भी है। जिस तरह एम्प्लॉयज़ में होता है ना कि कभी कभार कोई ब्रेक पे चला गया, वेकेशन पे, हाँ, बिल्कुल, तो उसको फिल इन करने के लिए दूसरा आ गया, शेडोइंग होती है आपकी, बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह हम भी ब्रेक्स ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि अगर मैं ब्रेक पे गया, यार वो बंदा संभालेगा, उसको भी इस चीज़ की नॉलेज है। बिल्कुल, तो वो तो शेडोइंग है बेसिकली। एग्जैक्टली। हाँ, तो ओवरऑल जो अभी आप जितने भी बिजनेसेस कर रहे हैं, सब में आपकी पार्टनरशिप्स हैं, ये सिर्फ AMZ वन स्टेप के अंदर आप दोनों पार्टनर है, बाकी आपके सेपरेट हैं सब? जो हमारी 3 एजेंसीज हैं, हम 3 पार्टनर हैं बेसिकली। ठीक है। मैं, कमल और अनस। ठीक है। सो अनस जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, उसकी IT की एक्सपीरियंसेस थी, एक्सॉन मोबिल के साथ उसने काम किया हुआ था, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, एंड ही हैड ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। जब हमने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया AMZ वन स्टेप का, ठीक है, वी ब्रॉट हिम ऑन बोर्ड। ओके। लेकिन उस वक्त हीलियम 10, जंगल स्काउट, दे बिकेम रियली पॉपुलर, वी जस्ट डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फंडिंग, तो हमने उसको थोड़ा सा एक फ्री टूल बना के एक लीड मैग्नेट बना दिया। ठीक है। एंड तीसरी जो हमारी एजेंसी थी, आउट ओरिजिन, सही, जो डिजिटल मार्केटिंग करती है, वो हमने लॉन्च कर दी, तो अनस पूरा उसको मैनेज करता है। ओके, यस, हमें बेसिकली एक लीडर मिल गया फॉर दैट थर्ड एजेंसी। बिल्कुल सही है। एंड जो हमारी 2 मेन एजेंसीज जो क्रिएटिव्स करती हैं, वो मैं और कमल जो है आपस में संभालते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपने जब अमेजोन के इस डोमेन में आए, आपने अपने प्राइवेट लेबल भी स्टार्ट किए? एग्जैक्टली, तो वो भी चल रहे हैं प्राइवेट लेवल भी? या तो पहला वाला मुझे फ्लिप करना पड़ा। ओके। एंड द रीजन आई फ्लिप दैट इज बिकॉज जब सर्विस एजेंसी ग्रो होना शुरू हुई, ऑब्वियसली टाइम, डेडिकेशन और साथ में थोड़ा बहुत कैपिटल भी चाहिए था, तो मैंने कहा थोड़ा कैश फ्लो फ्री अप करते हैं, फ्लिप मारते हैं। उस वक्त एम्पायर फ्लिपर्स एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अभी भी है। ये फ्लिप वाला जो वर्ड है ना, हाँ, ये आपको बता दो, हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, तो इस पर ज़रा बल्कि थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करें कि ये ब्रांड आपने कितने में फ्लिप किया, कितने मल्टीप्लायर आपको मिले, किस तरह से किया, कितनी एज थी इसकी, ये सारी चीज़ें बताइए, बड़ा पसंद आएगी हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, आई थिंक तकरीबन 2 साल ही मैंने उस ब्रांड को चलाया। निश क्या थी? किचन निश, ठीक है। किचन निश थी, थोड़ा बहुत इंटरमिक्स भी हो गया था। सही है। 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसे मैंने लॉन्च किए जो बहुत बुरी तरह से फेल हुए। ओके। एक मैंने डायपर कैडी बैग था बड़ी तो, दुनिया उस पे पिटी है सर। हाँ, तो वो था फेल्ट मटेरियल का मिलता था। मैंने कहा मैं कोई डिफ्रेंशिएट करके ना इसको निकालता हूँ, कोई लेदर, एक फेक लेदर के उसके अंदर थोड़ा स्टाइल लेके आया ना। हाँ। मेरा होता है स्टाइल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चले गए आप। हाँ एग्जैक्टली। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं हमेशा सोचता हूँ जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है ना, आप उसके साथ चलाओ। मुझे होता है कि एक चीज़ को ट्रेंडी कैसे बनानी है, सही है ना। सो इवन जो मैं ब्रांडिंग का सोचता हूँ, मेरा होता है कि मैं अपना, जिस तरह मेरी पर्सनैलिटी, एक ट्रेंड बनाना, उसको एक अच्छी स्लीक लुक देना। बट डोंट यू थिंक सो कि थोड़ा सा ज़रा ओवर कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं आप? क्योंकि देखें, आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा जिसके लिए आप बना रहे हैं, कि जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे हैं, बिकॉज लाजमी तो नहीं कि हर ऑडियंस के साइज़ या हर ऑडियंस का स्टाइल जो आपके हिसाब से फिट हो। भाई यही जो लेसन है ना, वो मुझे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद मिला। अच्छा, मिल गया था, क्योंकि गलती मुझसे क्या हुई, मैंने बना तो लिया फेक लेदर का स्टाइलिश कैडी बैग, अब वो बिके ही ना। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इस इन्वेंट्री का मैं करूँ क्या। खैर मेरा एक दोस्त था, उसकी वाइफ को मैंने एक सैंपल पकड़ा दिया। ठीक है। मैंने कहा यार तुम ये यूज़ करोगी अपने बेबी के लिए? कहती है कि नहीं, मैं क्यों यूज़ करूँगी, ये तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट। क्यों? ऐसे क्योंकि ये फोल्ड ही नहीं होता साथ उसके ऊपर जो है ना वो स्टेन्स आएंगे ना, क्योंकि बच्चे का बैग है वो तो रफ एंड टफ यूज होगा। ऐसा ही, ठीक है, मल्टीपल इश्यूज आएंगे उसमें, और प्रैक्टिकलिटी नहीं थी उसके अंदर। ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने कहा अच्छा यार, ये तो मतलब मैंने अपनी तरफ से मार्केट रिसर्च ही नहीं की, ना मैंने कोई सर्वे किया, ना मैंने कोई स्प्लिट टेस्ट किया। ठीक है, बस लॉन्च कर दिया अपनी मर्जी से। तो थोड़ा वही है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे अंदर है, बट कभी कभार वो बैकफायर कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ऐसे करते करते
3-4 प्रोडक्ट मेरे ऐसे निकल आए जो विनिंग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, और मोस्टली वो सरप्राइजिंगली किचन कैटेगरी में थे। सही, तो उसके बाद 2 साल के बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता AMC वन स्टेप थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू हो गया, आई थॉट कि इट इज़ नाउ टाइम टू फ्लिप इट। ठीक है, अब उस वक्त तो एग्रीगेटर वाला माहौल नहीं था, हाँ ऐसे है ना। तो ये जो बड़े बड़े मल्टीपल्स मिल रहे हैं, अभी तो फिर भी थोड़े कम हो गए, हाँ, लेकिन अभी तो हवा निकल गई। कोविड के दौर में बड़े अच्छे मल्टीपल 40-40 मिला लोगों को, 25-30 तो आम था, ये आवाज़ निकालो और ले लो। एग्जैक्टली। अब मुझे तकरीबन 26 मिला था, 26 मिला था। 27, हाँ। ठीक है, एंड दैट वाज योर Roughly पर्सनल 2.3. ब्रांड, नॉट विद द पार्टनरशिप। That was my personal brand. Personal, ठीक है। Yes, yeah. मैं बस थोड़ी मेरी बहन मुझे हेल्प करती थी, but mostly it was my personal brand. ठीक है, We built it from scratch and had about 4 products. अच्छा, वो इतना कोई बड़ा flip नहीं था. It was like a 6-figure flip. ठीक है, Yeah. नॉट बैड स्टिल। हाँ, so not bad. I got some money back and invested in the service agency. मुझे ये है कि business अभी शुरू करना है, कुछ तो investment चाहिए. बिल्कुल ऐसी है। तो रिसोर्सेज भी किया, टैलेंट भी किया। ठीक है, तो जो आपने ब्रांड फ्लिप किया, कभी दोबारा पीछे मुड़ के उस ब्रांड की तरफ देखा है कि आज भी चल रहा है या दुकान बंद होगी उनकी? कोशिश मैंने की उसको ना, कैलिबर लेविश के नाम से मैंने क्योंकि मैं बेसिकली मेरी थीम थी कि अफोर्डेबिलिटी को मैं लेविश कैसे बनाऊं। ठीक है, हाँ, तो मैं उसको देखा, थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं। मतलब बैंड बज गई मुझे लगता है कि जिसने भी लिया उसकी बैंड बच गई। ये बहुत सारे केसेस में हुआ है कि खासतौर पे कोविड के जितने ब्रांड्स बिके थे ना, वो इस वक्त कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहे। इवन जितने वो एग्रीगेटर थे ना, वो नज़र आ रहे हैं ना, वो ब्रांड नज़र आ रहे हैं, सारे तकरीबन उठ गए हैं प्लेटफॉर्म से। बस कुछ आप कह दो कि इन्वेस्टर्स ने पंप इन किया बड़ा पैसा एग्रीगेटर्स के साथ हाँ ही, जी, है ना। तो उनके लिए तो ये एक डिसीजन होता है कि यार ये सिग्निफिकेंट रेवेन्यू नहीं लेके आ रहा, या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, काट दो। लेकिन सिद्धार्थ, मैं एक चीज़ पे बड़ा सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े बड़े एग्रीगेटर्स थे, डेफिनेटली इनके पास बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट मौजूद थे, हर तरह के इनके पास कंसल्टेंट ऑन बोर्ड था, तो इन्होंने कैसे इस चीज़ को मिस आउट कर दिया कि भाई ये कोविड का बबल है, कोविड इज़ नॉट गोना स्टे फॉर एवर। तो कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को मिस कर दिया और 40-40 मल्टीप्लायर दे के, क्योंकि ये एक हाइप थी, सबको ही पता था, हाइप हम सेलर्स को भी पता था, इवन जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी पता था, तो कैसे ये इतना बड़ा जो गेमिक खेल गए ये लोग? या अमेज़ॉन की गेम को ना मैं गेम ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बोलता हूँ। ठीक है, साइंस है, आप नंबर्स को देख सकते हो, एंड मैं बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मैं असेसमेंट करके बता सकता हूँ। अभी मेरी गट फीलिंग ही बन गई है, नंबर्स मैं देखता हूँ एंड आई एम लाइक यार ये सक्सेसफुल होगा, ये नहीं सक्सेसफुल होगा। दिस इज जस्ट फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद इन दिस इंडस्ट्री। वही गलती M&A ग्रुप्स ने की जो एग्रीगेटर्स के पास होते हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस में उनका वो था एक्सपीरियंस। दे सेड कि यार इसको हम स्टॉक मार्केट की तरह खेलेंगे, हम ब्रांड्स रोल अप करेंगे, वी कैन सी द नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, XYZ नंबर्स ऐड अप हो रहे हैं, यू नो हम इसको प्रॉफिटेबल करके जूस निकाल लेंगे इसका। सही। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप ब्रांड एक्वायर करते हो, आप एक पैशनेट ब्रांड ओनर से उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो, आपके पास पैशन नहीं, आपके पास मैथ है। बिल्कुल। तो यू डोंट नो, आप एक कस्टमर के एस्पेक्ट से नहीं देखते कि इस प्रोडक्ट में मैं और क्या चीज़ इंप्रूव करूँ, या इंडस्ट्री इवॉल्व कैसे करी, मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है। इन्होंने देखा यार इतने नंबर्स हैं, ये करते ही आएंगे। लेकिन अमेज़ॉन पे जो एक चीज़ ट्रू है ना, कि रेट ऑफ ऑब्सोल्यूशन इज़ सो हाई। जब आप प्रोडक्ट का आइडिया ढूंढते हो एंड जब उसको लॉन्च करते हो, उसके बीच में इतना कंपटीशन आया होता है कि गेम ही चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसी। अभी 1-2 एक्सपीरियंस ऐसे भी देखने में मिले कि कुछ प्रोडक्ट में लोगों ने डिज़ाइन चेंज नहीं किया, किसी किस्म की कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ मटेरियल में फ़र्क डाल दिया जस्ट टू कम्पीट विद द ओल्ड कंपेटिटर्स। अब उसी के अंदर ही उनको प्राइस का इतना बड़ा, क्योंकि चाइना में देखें एक आप गेज नीचे कर दें किसी भी स्टील की प्रोडक्ट में, आपको अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। वो अपेरेंटली तो सेम लगेगी लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आ गया। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अच्छा, आपने जब इस पूरी डोमेन में आ गए, सर्विस इंडस्ट्री भी आपने मज़ा लेने की कोशिश की। यूजुअली क्या होता है कि एक प्रोडक्ट वाले बंदे का और सर्विस वाले बंदे का माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट है। आपने दोनों को साथ किस तरह चलाया? हाँ, मुझे ऑलमोस्ट अनलर्न करना पड़ा सब कुछ। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो था एनालिटिकल बंदा। हाँ। मुझे था कि लैपटॉप से डिसीजन मेकिंग नंबर्स देख के कैसे लेने हैं। लेकिन अभी मुझे एक अच्छा मार्केटर, अच्छा सेल्स पर्सन बनना था, बिल्कुल पूरी पर्सनैलिटी को शिफ्ट करना था। बिल्कुल सही। तो शुरू में तो मैं स्टार्ट हुआ कि जो नॉलेज है इंडस्ट्री के अंदर वो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है। आई विल बी द बिगेस्ट अमेज़ॉन कंसल्टेंट देयर इज़ आउट देयर। बट गलती मुझसे शुरू में क्या हुई कि मैं जब कंटेंट शेयर भी करता था,
कभी गिव अवेज की बात की, कभी सोर्सिंग की बात की, कभी प्रोडक्ट लॉन्च की बात की, तो वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इवन तो बातें मैं बड़ी अच्छी कर रहा था, सही। लेकिन उनको पता नहीं था कि यार ये सदाम बात किस चीज़ की करता है। हाँ, Amazon was too broad। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप प्रिसाइजली A to Z को कैटर कर रहे थे उस वक्त। A to Z को केटर कर रहे थे। बट ओवर टाइम व्हाट वी लर्न वाज कि यार हमारी स्पेशलिटी क्या है, कोर क्या है हमारी, इट्स ब्रांडिंग, इट्स क्रिएटिव्स, एंड उसके लैंग्वेज को अलग तरीके से बोलना होता है उसके लिए। वो जो वर्बिज है ना, वो हमने अपने मार्केटिंग, अपने कंटेंट के अंदर ऐड करना शुरू की, और टारगेटेड हो के लोगों के जहन में पड़ गया कि यार लिस्टिंग इमेजेस AMZ वन स्टेप। बिल्कुल। तो इसमें सर होता यही है यूजुअली कि जब आप ज़ाहिर है A to Z की सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो मोस्टली जो लोग हैं वो अपना ट्रैक चूज़ करते हैं PPC का, लिस्टिंग क्रिएशन का। आपने सबसे कॉम्प्लेक्स जो इसकी डोमेन थी क्रिएटिव्स की, उसको चूज़ किया, क्योंकि क्रिएटिव को मैं कॉम्प्लेक्स इस तरह से कहता हूँ कि ये सब्जेक्टिव है। एक डिज़ाइन है, वो आपको बहुत अच्छा लग सकता है, हो सकता है मैं कहूँ यार ये क्या बनाया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कॉमन है। डिज़ाइन के बारे में यही कहा जाता है कि यार हाँ ठीक है, बस ओके है। दूसरा बंदा आएगा, कहेगा भाई आई एम सोल्ड ऑन इट। तीसरा आएगा, कहेगा हाउ यार इसमें तो ये वाली इंप्रूवमेंट करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सा डोमेन है। किस तरह इसने अपने आप को, आपने वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी का टाइटल भी दिलवा लिया, और बढ़ते ही गए आगे, बढ़ते ही गए आप, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आज माशाल्लाह से जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। एंड हर एक ब्रांड की ना एक स्टोरी होती है बिल्कुल मेरे जहन में, एंड उस स्टोरी को बताता है एक क्रिएटिव्स ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाँ, आपके पास फिजिकल स्टोर तो है नहीं, बिल्कुल है ना, आपने एक स्टोर बनाया, अब उसके ऊपर आप एड्स रन कर रहे हो, वो स्टोर जो है मॉल के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया आपने। हाँ, अब मॉल के अंदर लोग एंटर होते हैं, आपके स्टोर को देखते हैं, वो लुक एंड फील ही नहीं है, तो दे वुड बी लाइक यार हाँ, ये इस ब्रांड से मुझे कुछ खरीदना नहीं है। बिल्कुल मुझे हमेशा था कि हाउ डू यू मेक इट सच एन अपीलिंग प्रोडक्ट कि लोग वो इमोशन उनसे निकल आए। वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग का करते करते आई जस्ट डिसाइडेड कि यार क्रिएटिव्स के ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है। बनस्पत इसके कि हम एडवर्टाइजिंग और उसके ऊपर जाएं, जहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बड़ा दिल था मेरा, मेरी नॉलेज भी एडवर्टाइजिंग की बहुत है ना। आई वाज जब ये शुरू में मैनीचैट और इसका शुरू हुआ, आई रिमेंबर अभी तक हमारा पुरानी यादें ताज़ा करवा रहे हैं आज। कभी आप गिव अवेज, कभी हम रिबेट की, कभी मैनीचैट, ये सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जब हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा शुरू में, मैनीचैट और सर्च फाइंड बाय और इनके ऊपर, मुझे अभी भी याद है उस एक आर्टिकल से 1000 ऑडियंस क्लिक्स आते थे एवरी मंथ। वेरी नाइस। तो खैर ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल जा रहे हैं टुवर्ड्स Amazon, बट दिल मेरा बड़ा PPC वाला था, एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस था, लेकिन मुझे ये भी था कि कोई ये काम नहीं कर रहा कि ब्रांड की स्टोरी अच्छी तरीके से बताएं, बिल्कुल। बिकॉज आई वुड लुक ऑन Amazon और मुझे फील होता था क्या गंदी ब्रांडिंग है, क्यों ये बिल बोर्डों पे प्यारी प्यारी ब्रांडिंग हो रही होती है, आप स्टोर्स में जाते हो बड़ी अच्छी लुक एंड फील होती है, लेकिन Amazon पे आओ तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई पिंड में आ गए। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, और तो इसमें एक बल्कि परसेप्शन भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक परसेप्शन भी यही चेंज हुई कि जितने बड़े बड़े नाम थे गुरुज जो बने, चाहे वो हमारे लोकल बने या इंटरनेशनल बने, उन्होंने भी ज़्यादा टेक्निकल साइड पे फोकस किया। वहाँ पे हज़ारों डॉलर लोगों ने स्पेंड किए, लेकिन बिजनेस ऑनर्स ने या ब्रांड ऑनर्स ने क्रिएटिव्स के ऊपर शुरू में पैसा नहीं लगाया। बट एट अ लेटर स्टेज दे रियलाइज़ कि भाई यही तो है सब कुछ, लुक एंड फील ही तो है, अगर यही अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर आके बाउंस बैक कर जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, शुरू में हमारे पास 2 तरह के पैकेजेस हैं। एक हमारा स्टॉक पैकेज है जिसमें वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफी होती है, आप जो है स्टॉक इमेजेस लेके सही उसको मैनिपुलेट करते हो, बिल्कुल सही, फोटोशॉप का काम हाँ है वो। ठीक है। दूसरा है रियल लाइफ जो मॉडल्स के साथ, वो थोड़ा महंगा काम है, बिल्कुल सही है। ठीक है। शुरू में हमारे पास तकरीबन 80% स्टॉक वाले आते थे, ऐसे ही है। हमने कहा कि कोई इनको बताने वाला नहीं है मार्केट में। हीलियम 10 जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे भी गए, हमने रियल लाइफ की बातें करना शुरू की, क्योंकि वी वर लाइक अगर इंडस्ट्री में पहली दफ़ा कुछ हो रहा है ना, जिस तरह रियलिटी चेक में भी पहली दफ़ा हो रहा है, आपको बहुत एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग करनी पड़ती है। ट्रू। और उसका इफेक्ट 3-4 साल में आपको नजर आता है। लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है आपने। बिल्कुल। तो आई वाज लाइक अभी हमें कोई नहीं देख रहा। लोग एक्सपर्ट्स जब सुनते हैं ना कि कौन है एक्सपर्ट Amazon का, दे वोंट लुक एट अस, बिल्कुल, क्योंकि अभी स्टॉक वाले काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं यार फाइबर पे आउटसोर्स करूं या कोई गंदी सी एजेंसी को। बिल्कुल। लेकिन हम करेंगे, ओवर टाइम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, बार बार
कंटेंट बनाएंगे, एक टाइम ऐसे आएगा कि लोग कहेंगे यार इन लोगों ने ये चीज़ कही है, आई थिंक वी हैव टू डू इट, वी हैव टू इन्वेस्ट इन इट. एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह 70% हमारा रियल लाइफ का काम होता है, जस्ट 30% इज स्टॉक. वेरी नाइस. और अगर ये मैं पूछ सकूँ आपका टिकट साइज़ क्या है ऑन एन एवरेज? लेट्स से आपने क्रिएटिव बना के देना है जिसमें आपकी वही 7-8 इमेजेस आ गई, एक शॉर्ट वीडियो आ गई अमेज़न के लिए, स्टोर की ब्रांडिंग आ गई सारी स्टोर फ्रंट की, तो क्या चार्ज करते हैं आप? या जस्ट फॉर द प्रोडक्ट पेज हम $3500. $3500. वेरी नाइस टिकट. एंड अगर आपको ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह प्लस स्टोर फ्रंट चाहिए तो वो अराउंड 6-7,000. बिल्कुल सही है. क्योंकि अभी मुझे याद है हमारे एक दोस्त है, वो हमें बताया करता है यार मैं जब भी कोई ब्रांड लॉन्च करता हूँ ना, मैं 8 से 12,000 का स्पेसिफिक बजट रखता हूँ क्रिएटिव के लिए. तो हम उन्हें पूछते थे कि ये भजन आपको कौन देता है पाकिस्तान में? ये कहते हैं यार पाकिस्तान में तो वाकई कोई नहीं देता, लेकिन गोरे खुशी से देना शुरू हो गए ये पैसे, क्योंकि उनको पता है कि ये 12,000 जो लगेगा ना, ये मेरी सेव करेगा पिछली 70-80 हज़ार 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को. क्योंकि वो सारी जो लग रही आपकी इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट लग रही है, बाकी चीज़ों पे लग रही है, वो दिखना कहाँ पे है? आपके स्टोर के ऊपर. तो अब वो चीज़ समझ आ रही है कि क्यों वो इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं. और उनका सक्सेस रेशो हमारी निस्बत बहुत हाई था माशाल्लाह, और उसमें मेजर किरदार ये क्रिएटिव का, इमेजेस का, इन सारी चीज़ों का था. हम बहुत सारे टाइम में स्टॉक से ही काम चला लेते थे. बस यूर वेलकम, जो भी थे ये हम नहीं किया. हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है. अच्छा, इसमें अभी सदाम आपने थोड़ा सा बात करूँगा आपकी एजेंसी के माइलस्टोन पे. आपका भी डेफिनेटली पहले दिन से ही तो ये मिलियंस पे नहीं थे आप. ये थोड़ी ज़रा जर्नी बताइए कि एक इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, उस दिन हमने चैम्बर में जो इवेंट भी किया, या जो कल आपका इवेंट था उसमें भी आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि मोस्ट ऑफ द एजेंसी ओनर्स या इवन जो फ्रीलांसर्स भी हैं, दे आर स्टक ऑन अ स्मॉल ब्रैकेट. अब उनको ये रोड मैप नहीं मिल रहा कि एक लेवल से दूसरा लेवल कैसे जाना है, दूसरे से तीसरा कैसे जाना है. बच्चों को ये पता है गेम के अंदर लेवल हैं 8-10, बट सारे ज़्यादातर बच्चे को पहले लेवल पे फंसा हुआ है, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे कुछ होते हैं. इवन बच्चे क्या है, सीनियर भी काफ़ी, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, हम 5वें-6ठे लेवल पे फंसे हुए हैं. 5वें-6ठे लेवल से 7वें, 8वें, 10वें तक कैसे जाना है? थोड़ा सा ये रोड मैप अपना बताइए कि AMZ वन स्टेप ने कैसे ये कोड क्रैक किया और कैसे आप $1 मिलियन एजेंसी बने. बिल्कुल, आई थिंक हमने भी शुरू में गलतियाँ की. शुरू में गलती क्या हुई कि हमने अलग अलग जगहों पे ना हाथ घुसाना शुरू कर दिए. ठीक है. फाइवर भी करना है, अपवर्क भी करना है, SEO भी करना है. लेकिन उसकी वजह से हम एक चीज़ सीख गए कि यार कौन से प्लेटफॉर्म से कब गुड़ निकलता है. सो शुरू में हमारा फाइवर चल पड़ा. ठीक है. फाइवर चल पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आना शुरू हुए. उसको हमने बड़ा सीरियसली लिया. जब मैसेज आता था 2 मिनट के अंदर हमने रिस्पॉन्ड देना. वेरी नाइस. लेकिन फाइवर तो बड़ा लो टिकट वैल्यू आज भी है, उस वक्त भी था. वही 3500 वाला हमारा 195 का होता है. वहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है. हमें नहीं पता था कि 3500 का भी बिक सकता है. हाँ बिल्कुल है ना, शुरू में स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से लेना. ऐसे ही है बिल्कुल. तो खुद ही सर्विस डिलीवरी सब कुछ करते थे. सेल्स वाला भी हम, कस्टमर सर्विस ऑलराउंडर खेल रहे हैं. ऑलराउंडर खेल रहे हैं. गंदा से डिज़ाइनर पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है. तो फाइवर जब चल पड़ा, वही 195 के ऑर्डर बड़े दिल को लगते थे कि यार ये काम आ रहा है हमारे पास, यार इस महीने इंशाल्लाह हम 2000 जो है ना अचीव करेंगे. ठीक है. तो आहिस्ता आहिस्ता वो 2000 वाली बात आना शुरू होगी. एंड फिर साथ ही हमारा अपवर्क चलना शुरू हो गया. ठीक है. अपवर्क पे थोड़ा, बट अच्छी चीज़ क्या हुई कि एक लीड जन चल पड़ता था, हम दूसरे पे एफर्ट्स करना शुरू कर देते थे. ठीक है. वो पहले को भी कंटिन्यू कर रहे हैं और दूसरा भी. ठीक है. तो दूसरे को तकरीबन 4 से 6 महीने तो लग जाते थे. हाँ बिल्कुल. बट हमारे में अंदर पेशेंस थी कि काम इधर से आ रहा है. लेकिन वहाँ पे काम रुकना नहीं चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक और अच्छी डिसीजन हमने क्या ली कि हम, क्योंकि पार्टनर्स थे ना, अगर एक प्लेटफॉर्म पे है जिससे काम आ रहा है, उसकी नज़र उधर से नहीं हट रही. ठीक है. अभी जो एजेंसी ओनर्स हैं, अगर आप अकेले हो ना, मुश्किल क्यों है, क्योंकि आपका अगर एक चीज़, एक लीड जेन सिस्टम चल पड़े, आप स्किप करके दूसरे पे जाना शुरू, फोकस हट जाता है आपका. फोकस हट जाता है. आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, वो पहले वाले को आपने एंड तक पहुंचाया, बिल्कुल, ना दूसरे को कोई प्रॉपरली सस्टेनेबल सिचुएशन में पहुंचाया. बिल्कुल. सो आहिस्ता आहिस्ता करके फाइवर, अपवर्क, फिर हमारा SEO जो है वो तकरीबन साल बाद चलना शुरू हो गया. बट आई कैन प्राउडली से कि 6 years में या 7 साल जितने भी हुए हमारे, हमने हर वीक एक ब्लॉग लिखा है अभी तक. वेरी नाइस. कंसिस्टेंटली हर वीक हमारा एक ब्लॉग जाता है. एंड वो कभी भी हम गिव अप नहीं करेंगे. सही. क्योंकि SEO इज अ गोल्ड माइन. सर वो तो मैं कहता हूँ गोल्ड माइन ऐसी है कि जहाँ पे हर चीज़ तराशा हुआ गोल्ड पड़ा है आपके पास. और कभी कभार आपको थोड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है. ये नहीं है कि आप मेन कीवर्ड्स के ऊपर ही भागो. हाँ. हमने चाइना में वेबसाइट बनाई. सही.
चाइनीज़ लैंग्वेज में बनाई, उनके कीवर्ड्स को टारगेट किया, वाओ, है ना। जर्मनी में बनाई, जर्मन में ट्रांसलेट किया, उन कीवर्ड्स को टारगेट किया। तो बेसिकली आपने हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया और उसको फिर उस पर प्रॉपर काम किया। एग्जैक्टली आपने देखना है कि यार ट्रैफिक तो हर जगह है, हाँ बिल्कुल। हाउ डू आई गेट टू द राइट पर्सन एंड व्हाट्स द इजीएस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल वे। ठीक है। Yeah. उसके बाद फिर आगे इसको आप अनलॉक करते गए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो 1 मिलियन तक किस तरह पहुंचे? पहला जो 1 मिलियन था उसमें क्या बड़ा ऐसा एक या दो डिसीजन था कि हाँ यार ये की डिसीजन था, ठीक है हम कर सब कुछ रहे थे, बट इस एक की डिसीजन की वजह से हमें एक शिफ्ट मिली जिसकी वजह से हम डायरेक्टली 1 मिलियन को टच कर गए। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा हम सर आज दोनों बता दे, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दे हमारी ऑडियंस को, बच्चे बड़े वेट कर रहे हैं आपके। नहीं, आई थिंक एक कभी कभार वो होता है ना कि आप जब बहुत मंजिल पार कर लेते हो वो पिछली वाली भूल जाती है चीज़ें। बट इफ़ आई लुक बैक, एक तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, तो हमने डे 1 से मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड किया, ठीक है, टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, चाहे बेशक बंदे हायर कर दो, लेकिन हर एक लीड जेन को हमने पहुंचाना है। सही। अच्छा, 1 मिलियन पे पहुंच तो गए हम, लेकिन वो सबसे एफिशिएंट तरीका नहीं था। सही। क्यों? क्योंकि हम 4-5 लीड जेन सिस्टम चला रहे थे, सही। 4-5 जो है हम सर्विसेज चला रहे थे। अगर मैं दोबारा से करता, जो कि मैंने किया दूसरी एजेंसी के साथ, ठीक है ना, तो एक लीड जेन और एक सर्विस, ओके, उधर से जहाँ पे हमें AMZ 1 स्टेप पे तकरीबन 3.5 साल लगे या तकरीबन 4 साल लगे 1 मिलियन पे पहुँचने में, ठीक है, दूसरी एजेंसी में हमें लेस देन 1 ईयर लगा। ठीक है। वाई? बिकॉज वही वो स्टेप्स जो हैं वो हमने फॉलो किया। वो क्या स्टेप्स हैं? तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है, माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपने hit सतरंगी मंत्र आज सुना दे हमें। एग्जैक्टली। तो इसमें पहला स्टेप जो है वो है स्किल बिल्डिंग का। ठीक है, 1000 पे आप सिर्फ जॉब करके या कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल अपनी मास्टर करके 1000 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपने एक अट्रैक्टिव ऑफर क्रिएट करनी है, सही है ना। अब आप आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि मैं ये सर्विस देता हूँ, आप ले लो मुझसे। लेकिन एक लिंक्डइन पे या फाइवर पे या जहाँ पे भी आपका प्रॉस्पेक्ट बैठा हुआ है, हाउ डज दैट पर्सन ट्रस्ट यू? बिल्कुल, ट्रस्ट का एलिमेंट गेन करने के लिए आपने एक रिस्क रिवर्सल देना है उसको। ठीक है, कि अगर मैं आपको जो भी आउटकम देना है, लेट्स से अमेजोन की सेल ज़्यादा करनी है, अगर मैं आपका रेवेन्यू 50% बढ़ाता हूँ 60 डेज के अंदर, तो इफ़ आई कैन डू दैट, मैं आपसे पैसे चार्ज ही नहीं करूँगा। बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं ऑफर। अच्छा, ये तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो आगे तक भी चलता है ना, इवन जब आप ग्रो भी कर जाते हैं, अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, तब भी सम टाइम आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। ऑफर की तो मैं इस तरह एग्जांपल दूंगा कि अ बेटर ऑफर विल ऑलवेज बीट बेटर सेल्स। अभी करके आ रहा हूँ, 5 मिनट पहले आपसे आने से ना क्लाइंट बड़ा चींचां कर रहा था, ये भी कर लो वो भी कर लो। मैंने कहा हम हाजिर हैं जनाब, कुछ पे मत करें, ले लें 15 दिन फ्री ले लें, जब आपको ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाए ना फिर हम आगे की बात करेंगे। ऐसा ही है, ये करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसे है ना? ऐसे ही है। लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, हाँ, पोर्टफोलियो नहीं है, तो फ्री में करो। फ्री में करो, आई एम बिल्कुल। ओनली टेकिंग 5 क्लाइंट्स एंड ऑल आई नीड इज अ पोर्टफोलियो एंड अ रिव्यू फ्रॉम यू। बिल्कुल बिल्कुल That's it. ऐसे ही है। हाँ, है ना, इट्स लाइक हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स? यार फ्री में कर दो। हाँ ऐसे ही है। और सम टाइम आपको करना पड़ता है और वो आपके लिए इतना अच्छा साबित होता है कि वो आपको मतलब एक क्या 10 क्लाइंट मिलते हैं उसके बाद फिर आपको। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ कोई $50 चार्ज किया एक चीज़ के लिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन किया, क्लाइंट इतना खुश, उसने मुझे 400 उसके ऊपर टिप दे दी। और सम टाइम फिर आपको रिकरिंग काम मिलता है। और हाँ। देखिए, हम जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी इस वक्त बच्चे कर रहे हैं ना, सदाम वो ये समझते हैं कि गोरा पागल है। गोरा पागल नहीं है सर, वो हमने उसको सियाना कर दिया है, पहले ही सियाना था। जो थोड़े बहुत लूप होल हम यूज़ करते थे, हमने उसको सियाना कर दिया। अब वो छोटा सा पत्ता फेंकता है, वो देखता है कि भाई इसको गेम आती कि नहीं आती, उसके बाद फिर वो खुलता है, फिर वो बड़े कार्ड लेके आता है आपके लिए। लोग हमेशा नए की तरफ जाते हैं हाँ। कि यार नया क्लाइंट मिल जाए, जो पढ़े हुए हैं वो भी तो है ना, उनको एक्सप्लोर करें। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। और वो भी एक स्टेज पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ जी, सो बिल्कुल। जस्ट काइंड ऑफ गोइंग बैक टू दैट, जो हमारी तीसरी स्टेज होती है ना, कि जहाँ से भी अभी आपके पास ये 3000 का पोटेंशियल है, चाहे वो लिंक्डइन है, फेसबुक है, कहीं भी, अब उसी को आप 10,000 पे पहुंचा सकते हो, क्योंकि 3000 के बाद आप टीम अपनी डेवलप करना शुरू कर देते हो। जहाँ पे आप खुद ऑपरेशंस में थे, अब आपने लोग डेडिकेटेड रख लिए, लेकिन गलती ये नहीं करनी कि लोग हायर करते हैं अपना काम आसान करने के लिए। यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है। यहाँ पे अभी वो आपको काम दे रहे हैं। हाँ। सर मेरे पास एक आइडिया है, मीटिंग कर लेते हैं। हाँ। नहीं, आइडिया मैं दूंगा,
काम आप करोगे। काम आप करोगे। एक टाइम आएगा जहाँ पे मैं आइडियाज़ लूंगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे मिलेंगे। बिल्कुल। मेरे पास सिर्फ इन मीटिंग स्लॉट्स का टाइम है ना। बिल्कुल सही। बाकी मैं अपने सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर फोकस्ड हूँ। ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट क्लाइंट्स, ताकि आप लोग भी खाओ मैं भी खाऊँ। बिल्कुल सही है। वो आपको 10,000 तक पहुँचाएगी। सेम लीड जेन सिस्टम, ठीक है। आपने सेम ऑफर के साथ की। अब 10,000 से 25,000, दैट्स द फोर्थ स्टेप। ठीक है। वो आपका सेल्स सिस्टम के थ्रू आता है। ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ इधर की एजेंसीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त, जो कि उनकी प्रॉब्लम है, उनको पता भी नहीं है। अब सेल्स सिस्टम क्या होता है कि एक लीड आई, उसने आपको पैसे तक वो जो जर्नी है ना, कैसे आपने मेंटेन रखनी है, उनके साथ कॉल पे कैसे जाना है, ठीक है, कॉल पे कहना क्या है, स्क्रिप्ट क्या यूज़ करनी है, उनसे पेमेंट कैसे कलेक्ट करनी है कॉल के ऊपर। ठीक है। उनके अगर कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे हो तुम, मार्केट में तो सस्ता है, या चलो आप मुझे ईमेल कर दो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। फॉलो अप्स कैसे करने हैं। लोग भूल जाते हैं कि यार कॉन्वर्सेशन होगी, अगर तो राजी होगा तो मुझे बता देगा। हाँ, हमारे यहाँ यूजुअली 1 या 2 फॉलो अप मैक्सिमम होते हैं। यस, या फॉलो अप्स जो हैं वो ऑटोमेटेड हो, तभी इंसान से गलती हो सकती है, मशीन से नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो हमने फॉलो अप्स तकरीबन 20-25 रखे हुए। सही सही। क्योंकि मशीन कर रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमने बस उसको फ्लो में डाल दिया। बिल्कुल, है ना। तो ये सारा सेल्स सिस्टम जो है, ये एक लेमैन को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो 10,000 आपने नोटिस किया होगा 10-15 के बीच में ही फंसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादातर उसी ब्रैकेट में। ज़्यादातर उसी ब्रैकेट में, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम नहीं है। सही। अब वो 10 से उसको 25 पे पहुंचा देगा। 5वां स्टेप जो आपने रिकरिंग की बात की, वो आपको 50 पे पहुंचाएगी। ठीक है। क्योंकि जब आप 25,000 करने लगते हो ना, दैट मीन्स यू हैव सो मच न्यू बिजनेस कमिंग इन, लेकिन अब आपको कोई तरीका चाहिए कि आप उसी क्लाइंट्स में से और गुड़ निकाल सको और पैसा निकाल सको। ठीक है। अगर आपकी रिकरिंग सर्विस है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर चर्न रेट, जो कि आपकी बेसिकली रेसिपी है प्रोडक्ट की या सर्विस की, कि वो मुझे छोड़ के ना जाए। मैं उसको इतना खुश रखूं कि वो सालों साल मेरे साथ रहे। ठीक है। नेचुरली चर्न होगा, लेकिन जितने आ रहे हैं उतने जा ना रहे हो, बिल्कुल, या उससे ज़्यादा ना जा। बिल्कुल, हाँ जाना तो है क्लाइंट ने, लेकिन आप रेशियो मेंटेन कर सकें। आप रेशियो मेंटेन करें ताकि फेवरेबल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी वन ऑफ एक सर्विस है, तो आपको बैक एंड ऑफर के ऊपर काम करनी है। ठीक हो गया। अब ये बैक एंड ऑफर लोग समझते नहीं है। जिस तरह आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हाँ जी, बाहर सारे पॉडकास्ट की बैक एंड ऑफर होती है। बिल्कुल सही है। दैट्स हाउ देयर मेकिंग इट सस्टेनेबल, कि पॉडकास्ट सिर्फ एक फनल है। हाँ, अगेन मैं ये नहीं कह रहा आप लोग भी इस तरह करें, बट एक फनल है। हर एक चीज़ एक फनल होती है। ठीक है। लीड आई आपके पास, एक उसने प्रॉब्लम थी, आपने उसको सॉल्व किया। सही। अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम आएगी, शायद बड़ी प्रॉब्लम हो। सही। मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है। लेकिन वो पहली प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम तक लेके जाना, ये एक आर्ट फॉर्म है, ये एक सेल्स सिस्टम का हिस्सा ये भी आता है। ठीक है। वो बैक एंड आपका रिकरिंग ज़्यादा कर देगी, एंड यू विल हिट दैट 50,000। ठीक है। छठा स्टेप उसका है 85,000, विच विल गेट यू टू दैट 1 मिलियन मार्क। अगर साल का हो 85,000 पर मंथ, वो तब होता है जब आप मल्टीपल लीड जेन्स अनलॉक कर लेते हो, एटलीस्ट 2 या 3। सही है ना। लेकिन आप 25 या 50,000 से शुरू हो गए, तो तब जाके आपको वो लीड जेन, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 5 से 6 महीने लगते हैं, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट टू 85,000। अच्छा, लास्ट जो इसका मरहला है उसका भी मैं बता दूं कि दैट इज़ मोर अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, या आप कह दो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगी। लोग बहुत पहले से ही जो है ना प्रॉफिट अपनी जेब में रखना शुरू कर देते हैं। तो आप कह रहे थे ना कि व्हाट वाज द रीज़न कि आप लोग मिलियन पे पहुंचे, बिकॉज वी टुक बिग रिस्क, बिग गैम्बल्स। ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया, और हर जगह पे स्पेंड किया, अपने ऊपर भी स्पेंड किया, कोर्सेज, कोचिंग प्रोग्राम्स, मास्टरमाइंड्स, ताकि हम एक्सपर्ट जहाँ पे भी हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि अपनी स्पेंडिंग की, डेफिनेटली एक छोटी एजेंसी या छोटा सेटअप जो है उसके लिए इस तरह से रिस्क लेना, और ख़ास तौर पे ऐसे रिस्क जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके शुरू में काफ़ी पैसे आपके अकाउंट से आउट हो रहे हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता? क्योंकि आप लोगों के केस में ये था कि आप जिस जगह पे रह रहे थे आपकी करेंसी सेम थी। हम लोगों के साथ थोड़ा उल्टा ये होता है कि ज़ाहिर है हमने लगाने तो यहाँ से है ना, पाकिस्तान से, तो जब वो रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट होते हैं, शुरू में ख़ास तौर पे बात करूँ, तो वो थोड़ा ज़रा एक दिल को धचका भी लगता है। तो उस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाए? या बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जहाँ तक जिस तरह 10,000 है ना, 10,000 पर मंथ वो कर रहे हैं,
तो उनके पास प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हैं उस हिसाब से 50-50% पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि 5,000 तो है, अब खर्च करने की मोड में ना हो सही। कि यार मैं गाड़ी ले लूँ या ये कर लूँ, बहुत जल्दी आप अयाशी की मोड में आ गए हो। हाँ। अभी तो सफ़र आपका काफ़ी लंबा है, तो अपने ऊपर उसी 5,000 में से इन्वेस्ट करो। ठीक है। हाँ, ये भी है कि उसको सेव कर दो फॉर अ रेनी डे, दैट्स ऑल्सो अ गुड अप्रोच। लेकिन जो गलती मैं देखता हूँ एजेंसी ओनर्स की, वो जब 10,000 15-20 करने लग जाते हैं ना, वो कहते हैं यार अभी मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि मार्केट में उनको सिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल। बहुत एक बिलीव्स हैं यहाँ पे जो कि गलत फॉर्म हुई हुई है। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, हाँ। क्रिप्टो ले लो, एक और ब्रांड एक्वायर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अभी आप उतने बड़े नहीं हुए कि आप डाइवर्सिफाई करने लग जाओ, क्योंकि हर एक पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव अटेंशन भी चाहिए होती है। ट्रू। और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे डाइवर्स तो बिल्कुल ना करें जहाँ पे टेक्निकलिटीज़ रिक्वायर्ड है। ख़ास तौर पे क्रिप्टो में हर पाकिस्तानी डूबा है। हाँ, चंद एक लोगों ने बनाए हैं, और वो भी उन्होंने पैसा बनाया है जो टेक्निकल थे। आप ऑलरेडी एक टेक्निकल डोमेन में हो, वहाँ से निकल के आप एक और टेक्निकल डोमेन में पैसा लगा रहे हो सिर्फ विदाउट हैविंग अ टेक्निकल नॉलेज, तो डेफिनेटली आप फंसोगे। हाँ, रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है, इवन रियल स्टेट में भी बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं क्योंकि वो किसी के कहने पे लगा देते हैं। मेरे खुद के डूबे हैं, हालांकि मैं 20-22 साल से मेरी फैमिली रियल स्टेट में, मेरे खुद के डूबे हैं। फैमिली की बात नहीं मानी, बस एक किसी के कहने पे लगा दी और वो डूब के। तो आप डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, आपकी अपनी डोमेन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी बात कर लें, हमारी डोमेन के अंदर सर 36 सब डोमेन्स है, उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर लो, वो आप ऑन बोर्ड कर लो, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है। अच्छा फदाम, ये बताइएगा, लेट्स से एक एग्जांपल के लिए, ताकि हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास $1,000 आ गया, ये सेविंग है, ये टेक होम हो गया आपका। आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड किया जाए? 1,000 को कितना पैसा री इन्वेस्ट किया जाए टू द सेम बिजनेस, कितना पैसा आपको पर्सनली टेक होम करना चाहिए और कितना रेनी डेज के लिए रखना चाहिए? ये कहने में तो आसान है, लेकिन अगर आप लोग कर सकते हो, आधा री इन्वेस्ट, आधा पॉकेट के अंदर, ठीक है, और उस आधे में से आप आगे इन्वेस्टमेंट्स भी करो। ठीक है। अब अगर आपको 500 से ज़्यादा चाहिए तो नेचुरली सी बात है, आपको पहले उस जगह तक पहुंचना होगा। बिल्कुल सही है। जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप इवन प्रॉफिट को आधा भी करो, आप सस्टेन कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल को। ठीक है। लेकिन गरीबों की तरह रहो थोड़ा पहले, सही है ना, क्योंकि अभी आपका टाइम है री इन्वेस्टमेंट करने का। और री इन्वेस्ट हम किस चीज़ में कर सकते हैं? यही मार्केटिंग में, बिल्कुल, या पर्सनल डेवलपमेंट या मार्केटिंग। हाँ जी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है पर्सनल डेवलपमेंट का। बिल्कुल हो सकता है मैं अगर अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर दूँ तो मेरे पास क्लाइंट्स ज़्यादा देर के लिए रहेंगे। हाँ, बल्कि इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे भी इस पर बड़ी पॉजिटिव सोच है कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है, ये पर्सनल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, ये है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं जी अच्छी शलवार कमीज़ पहन ली, अच्छी पैंट शर्ट पहन ली, तो दैट इज़ व्हाट पर्सनल ब्रांडिंग इज़। लेकिन बहुत इससे आगे की चीज़ है। आप बता दें कि ये पर्सनल ब्रांडिंग है क्या, पर्सनल ग्रूमिंग क्या है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? बहुत पहले ही मैं रियलाइज़ कर गया था कि आई एम नॉट अ गुड टॉकर। ठीक है, कॉन्वर्सेशन वाइज आई हैड अ लॉट ऑफ गैप्स। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंटली बताता भी हूँ, मेरा ADHD है। सो ADHD की वजह से ना मेरे थॉट्स भी बड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं। ठीक है, कभी कुछ चल रहा होता है जहन में, कभी कुछ चल रहा होता है। सो वो थॉट्स गैदर करना, उनको एलोक्वेंटली पुट करना और प्रेजेंट करना, वो बहुत मुश्किल था। सही। तो आई ऑलवेज वॉज अ बिट हेजिटेंट कि पब्लिक स्पीकिंग करूँ या पॉडकास्टों पे जिस तरह अभी आके बोलना। बट आई फेल्ट कि अगर मैंने एक एरिया का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, और मैं अपनी बातें प्रॉपर्ली लोगों को बता सकूं, तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने पैसे भी लगाए, सही है ना, कोर्सेज वगैरह किए। यस, इम्प्रोव वगैरह किया, कोर्सेज वगैरह किए। ऑल्सो सेल्स के ऊपर मैंने काफ़ी कि नेगोशिएशंस कैसे करनी है। पता चला कि हर एक चीज़ जब आप बात कर रहे हो वो एक नेगोशिएशन है। ट्रू, एनी इंटरेक्शन इज ए नेगोशिएशन। और फिर सबलिमिनली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बैठे हो ना, अभी अगर मैं इस तरह बोलूँगा तो आपको होगा कि इस बंदे की डोमिनेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं डाउनवर्ड एफ्लेक्शन के साथ बोलूँगा तो आप मुझे ज़्यादा सीरियसली लोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे नुआंसेस जो है ना, इसको बहुत प्रॉपरली स्टडी करना पड़ता है, तब जाके यू बिकम द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड दिस टेक्स इन्वेस्टमेंट। आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी चीज़ें इस तरह की,
लेकिन वो आउटडेटेड है. हाँ आउटडेटेड है, वो सर थ्योरेटिकल है ना वो सर. एग्जैक्टली. अब वो जो बंदा सिखा रहा है अभी, तो ये भी प्रॉब्लम हो गई ना कि जो सिखाने वाला उसका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, सिर्फ उसने रटी रटाई कहानियाँ पढ़ी, इंग्लिश बुक से ट्रांसलेट करके उर्दू में समझाना शुरू कर दिया. ये सबसे बड़ा चैलेंज आ गया ना. अभी मेरी बहन हीलियम 10 में काम कर रही थी एंड ब्रैडली की टीम में थी. ठीक है. सो उनको बेसिकली जब कोविड आया ना, तो बड़े बड़े कंपनीज ने रियलाइज़ कर दिया हमें ऑनलाइन ये जूम मीटिंग्स और ये तो करनी पड़ेंगी, लेकिन उसका अपना एक तरीका है कंडक्ट करने. बिल्कुल ऐसे ही है. दे ऑनबोर्डेड अ पब्लिक स्पीकिंग कोच. अच्छा. हाँ, और अभी बल्कि आज मेरी ब्रैडली से भी ये बात चल रही थी कि पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हो तो काफ़ी मैनरिज्म्स होते हैं, हाथ कैसे हिलाना है, बोलना कैसे है, पॉजेस किधर देने हैं. उन्होंने $1,000 पर आवर पे कोच लेके इन लोगों को ट्रेन किया. वेरी नाइस. एंड दैट इज़ वाई जो आप लोगों को नज़र आता है ना पॉडकास्टों के ऊपर, यार ये ट्रेंड वॉइसेस हैं. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. ये होती है पर्सनल डेवलपमेंट. आप जो कह रहे हो ना कि क्या हो सकती है, जो बच्चों को समझाना है, दिस इज पर्सनल डेवलपमेंट एंड इट कैन बी एनीथिंग दैट यू फील यू आर नॉट गुड एट. बिल्कुल ऐसी है. और इसमें जो मेरे नज़दीक जो चीज़ें आती हैं ना, देखिए सबसे पहले आपकी जो आपकी फिजिकल आउटलुक है उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है. बहुत सारे लोग हैं, अब वो अच्छा महंगा ड्रेस लेते हैं लेकिन कैरी नहीं कर पाते. ड्रेस पहनना इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको कैरी करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप पहन रहे हैं वो लगे कि हाँ ये आप ही का लेके, छोटे भाई का या बड़े भाई का लेके नहीं पहना हुआ. उसके अलावा किस जगह पे कैसे बोलना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपके अल्फाज का चुनाव, अदायगी कैसे होनी चाहिए, आपकी वॉइस की पिच ऊपर नीचे कैसे होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, फिर आप जो आपके आगे बैठा हुआ है सामने वाला है उसके लेवल के हिसाब से बात करना. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लोग नहीं समझते. अब हमारे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक की जाती है कि सामने वाला अगर हल्की सी भी आपको फीलिंग आ जाए ना, थोड़ा ज़रा प्रोफाइल नीचे है, तो उसको नीचे दिखाने के लिए वो इस लेवल की वोकैबुलरी यूज़ करेंगे जो बेचारे के ऊपर पल्ले पड़ेगी नहीं, ऊपर से गुजर जाएगी. लेकिन वहाँ पे हालांकि देखा जाए तो मिसमैच हो रही हैं चीज़ें. लेकिन क्योंकि उसको डोमिनेट करना है तो वो इस वजह से अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं. अपने एक ईगो वहाँ पे लगा हुआ. तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो फिर एक प्रॉपर जो पर्सनैलिटी समझ आती है वो सामने निखर के आती है, वो होता है बेसिकली. और ये जो एंटरप्रेन्योर्स यंग हमारे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं, उनके अंदर बहुत से पर्सनैलिटी ट्रेट्स और भी चाहिए जो कि आउटसाइड ऑफ स्किल सेट या वर्क है. बिल्कुल ऐसी है. मुझे लोग कहते थे कि तुम्हारी जब शादी होगी ना तो तुम देखना तुम्हारा पेट निकल आएगा. सही. आई वाज लाइक चैलेंज एक्सेप्टेड. मैं वो बंदा बनूंगा ही नहीं. मैं जिम गया हूँ, इवन अभी 1.5 महीना बाली में रह के आया हूँ. ठीक है. उधर भी मैं जिम गया हूँ और पूरा दिन बस चिकन ही खाता था. वाह. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी एक रूटीन अच्छी लगती है. 4 महीने पहले एक ह्यूबरमैन पॉडकास्ट होता है, आपने शायद सुना भी हो. उसमें कोल्ड शावर्स के ऊपर बात हो रही थी एंड मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी कि ऐसी चीज़ जो आपको इतना रश देती है अपेरेंटली, मैंने सुना पहले कि वो जो कोक से फीलिंग आती है कहते हैं कि उसकी एलोंगेटेड फीलिंग है. अच्छा. हाँ, तो आई वाज लाइक पता नहीं किस तरह होगी बट लेट्स ट्राई इट आउट. इट्स अ चैलेंज. एंड कोल्ड शावर्स मैं तकरीबन 2-3 महीने लगातार जो है ना कनाडा के अंदर मैं लेता रहा. ठीक है. एंड इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग. अनकम्फर्टेबल कर देती है क्योंकि अचानक से आप एक ठंडे यख पानी के अंदर जाते हो, बट वो जो फीलिंग थी ना कि बिल्कुल कोल्ड शावर खोला और कि बिल्कुल बगैर झिझक के आप अंदर गए कि जो भी होना है हो जाएगा. आपको आप मानेंगे नहीं, वो जो एक डिसीजन मेकिंग में आपका फियर होता है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लग जाता है. बिल्कुल ऐसे. क्योंकि आप सबलिमिनली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंस हो, आई एम जस्ट कैन एक्सेप्ट इट और मैं कूद पड़ूंगा. बिल्कुल ऐसे ऐसे. तो ये हेल्प भी करता है डेफिनेटली आपकी, क्योंकि इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में. और अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट की जब आपने बात की, आपने बहुत सारा आप बता रहे हैं कि खुद ट्रांसफॉर्म हुई पूरी आपकी पर्सनैलिटी. क्या ये ज़रूरी है कि जो बिज़नेस डेवलपमेंट का बंदा है या जो लोगों के साथ डील करने वाला बंदा है उसका आउटलुक भी और उसकी हर चीज़, उसकी गाड़ी से लेके, उसके जूते से लेके, उसके कपड़े से लेके, उसकी हर चीज़ जो है परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आप वो एक इम्प्रेशन दे सकें अगले को? बिल्कुल. इसकी बल्कि वो फरारी वाली आप स्टोरी शेयर कीजिए अपने पार्टनर की जो आपने बताई थी. या आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला सिस्टम है ना कि आप जब देखते हैं, वही मैं ऑरा की बात कर रहा था, आपके ऑरा से लोग जज करते हैं यार ये बंदा कितना सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है. जी. तो मेरे पार्टनर ने गाड़ी ली फरारी एंड आई वाज लाइक यार पता नहीं तुम्हें ये हेल्प करेगी या नहीं, आई डोंट नो कि दिस इज कैन बी हेल्पफुल.
हम गए एक सुपर कार्स की एग्जीबिशन के ऊपर. ठीक है. अब उसी के होस्ट ने देखी इसकी गाड़ी, वो बड़ा शौकीन था. उसने कहा ये जो भी फरारी थी एक सर्टेन एडिशन वाली, ये वो वाली है. कहता है यस. अच्छा कहाँ से ली है, बातें शाती हुई हैं. कहता है यार व्हाट डू यू गाइस डू. तो ही सेट के डिजिटल मार्केटिंग, हम एड्स रन करते हैं. इज़ लाइक ज़बरदस्त यार, यू नो आई बीन लुकिंग फॉर समवन, मुझे तो इसमें हेल्प चाहिए. तो व्हाई डोंट यू कम टू माय ऑफिस, क्योंकि तुम्हारे पास फरारी है, आई नो कि यू गाइस आर गुड. एंड हम गए उसी दिन उसके ऑफिस में, वी साइन द डील एंड ही बिकेम आवर क्लाइंट जस्ट बिकॉज ही हैड अ फरारी. वो बेसिकली आपका जो सोशल प्रूफ है, आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो वो प्रूफ हो गई ऑलरेडी. आपको कुछ बताना नहीं पड़ा. और हो सकता है उसने आपसे बहुत सारे क्रेडेंशियल्स भी ना मांगे हो, क्योंकि वो आपकी फरारी नहीं, वो काम कर दिया आपका. आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग कंडीशंस नहीं, वो कहते हैं आपको क्या सूटेबल है. हाँ. अब अक्सर मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ ना, तो जब मैं कॉल पे जाता हूँ समटाइम्स विद अ क्लाइंट, hey yaar, so thank you so much for jumping on the call with me, like I really appreciate it. I know you're a busy guy. बात ही उनकी उधर से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि यार ये बंदा अथॉरिटेटिव बंदा है, बट ही इज़ मेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर मी. बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही. अब थोड़ा सा आते हैं सर रियलिटी चेक के ऊपर. इससे पहले मैं रियलिटी चेक पे जाऊँ, तो आपने भी फरारी क्यों नहीं ली? पार्टनर ने ले ली, आपने क्यों नहीं ली? यार मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है. हाँ ठीक है. एंड मैं जो है ना काफ़ी अपने फैमिली को, फिर यू नो आसपास के लोग जो हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाह रहा होता हूँ. ठीक है. हाँ तो ले लेंगे. आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है. प्रायोरिटीज़ थोड़ी मेरी डिफरेंट है. मैं भी नए नए सिटी में मूव किया है, वो घर भी लिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना. रोलेक्स जो पहनते हैं वो कितने की है आपकी? यार नहीं उसकी नहीं बात बताना तो पड़ेगा यार. देखो मतलब ये बच्चे आपको सुनेंगे ना, ये आइडलाइज करते हैं. हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जिसको भी वो अपना लीडर मानते हैं, जिसको अपना फेवरेट स्लेप मानते हैं, जिसको समझते हैं कि हाँ यार इसने किया मैं भी करना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए. ये को मंजन नहीं बेच रहे हम यहाँ पे, और सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए. आज आपने कौन सी घड़ी पहनी हुई बात? नहीं ये तो एक आम सी यार, ये तो फिर मजा आया सर. एक तरफ आप रोलेक्स दिखा रहे हो, अगले दिन दूसरी पहन के आ रहे हो. तो रोलेक्स कौन सा मॉडल है आपका वैसे? वो एक कंफर्ट मॉडल वाला होता है ना. नहीं मैं इसको इस तरह कहूँगा. अच्छा बाय द वे डोंट वरी, यू कैन वेयर रोलेक्स इन लाहौर, यू आर नॉट इन कराची. अच्छा कराची के लिए ये रख ले, लाहौर के लिए यू कैन हैव इट. वो कहीं अंगूठी के साथ उंगली भी चली जाए नहीं जाती यहाँ पे, बेफिक्र हो जाए. ये तो है. अच्छा मैं इसको इस तरह कहूँगा कि बहुत अरसा पहले ना मैं और कमल बैठे हुए थे और हमने कहा यार क्या ऐसे होगा. रुपीज़ में मैं बात करूँगा ताकि लोगों को समझ आए कि यार उसका एक दोस्त था इंश्योरेंस के अंदर. ठीक है. वो करोड़ रुपए महीने के कमाता है. सही. यार ये कैसे हो सकता, ये कौन लोग होते हैं जो करोड़ रुपए महीने के कमाते हैं. ठीक है. एंड तब हम 10 लाख 15 लाख महीने के कमा रहे थे. इट विच वाज गुड. आई थिंक ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे लिए सोच रहे होंगे ये कौन है जो 10-15 लाख कमा रहे थे. जो आजकल हमारी मोटिवेशनल कहानियाँ चल रही हैं ना, उसके पीछे स्टोरी नहीं होती. लेकिन जब कोई ऐसा बंदा बैठ के बात कर रहा है जिसने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, और एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे, 3 जगह पे, डिफरेंट सेटअप पे आपने प्रूव किया है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने प्रूव किया हुआ है. कहानियाँ नहीं है सिर्फ. तो वेयर एज जब बच्चा कहानी सुनता है दूसरी तरफ, वो कहता है भजन $1000 कमा लो. भाई ठीक है, कमाएंगे, कैसे कोई नहीं बताता. तो आपके केस में जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है ना, कि प्रूव किया हुआ है, और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है चीज़ों को. ऐसा ही है. वो कहते हैं ना कि हाथी को आप 5 अलग अलग जगहों से देखो तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलता है. बिल्कुल ऐसे. मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैंने हाथी को 5 अलग अलग जगहों से देखा है, क्योंकि एक एजेंसी नहीं थी, हर एक एजेंसी का अलग चैलेंज था. ठीक है. लेकिन लोग कहते हैं यार तुम्हारी तो इंडस्ट्री अलग है, नहीं इस इंडस्ट्री में नहीं पॉसिबल. अच्छा ठीक है, सही है, देख लेते हैं. गए, उधर भी हो गया. अभी जिस तरह रियलिटी चेक है उस पर भी लोग कह रहे हैं पता नहीं ये नहीं यहाँ पे नहीं चलने वाली. लेकिन आई फील लाइक इट विल वर्क. नहीं इंशाल्लाह इट विल, क्योंकि उसमें वाकई आपकी जो चीज़ें देखी हैं ना, अभी जितनी अभी तक देखी हैं, उसमें नज़र आया कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है एक. तो उसको सिर्फ देखें होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 फेल होगा, 2 फेल होंगे. वो फेलियर भी आपको अल्टीमेटली सिखाएंगे, बिकॉज यू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज बिहाइंड इट. तो जब प्रैक्टिकल उनकी फेलियर में फिट करेंगे, अच्छा यार ये 2 चीज़ें आपने सही नहीं की, अच्छा इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो तीसरा जो है सक्सेसफुल हो जाएगा उसमें. बात सही है. और एट द एंड ऑफ द डे ना आप इंडिया या सक्सेसफुल कंट्रीज़ को देखो, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि 2 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, आइडियाज़, एग्जीक्यूशन. कि एक बंदा अच्छे तरीके से आइडिया जनरेट कर सके. बिल्कुल.
और एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास लीडरशिप स्किल हो, आपके पास टैलेंट पूल हो, सही। और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अब आइडियाज़ के लिए आई फील के ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग करते हो ना, आपको एक्सपोजर मिलता है कि कोई री इन्वेंट नहीं कर रहा व्हील को, इंडिया कोई कुछ री इन्वेंट नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि यार सक्सेस स्टोरीज किन कंट्रीज में थी, वही चीज़ हम इंडिया में लेके आते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में अभी उस चीज़ का कल्चर बना नहीं है। तो मुझे जब एक चीज़ फील होती है ना, लोग पूछते हैं कि यार सर आप किस तरह एक ट्रेंड को कैच कर लेते हो, आई जस्ट लुक एट व्हाट इज़ नीडेड इन द मार्केट एंड देन आई सी कि कहीं और पे भी इसकी नीड थी, उन्होंने कैसे किया। और बल्कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप व्हील को री इन्वेंट करने पे जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा आपका R&D में पैसा लगेगा। तो यहाँ तो आपके पास सक्सेसफुल स्टोरी है, रेप्लिकेट करें बस। जब हम हो जाएंगे इस काबिल कि हम व्हील को री इन्वेंट करें, फिर बात की बाद में सोचेंगे। हाँ, तब लंबा तीर मारना। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रांड कॉन्शियस हैं आप? थोड़ा बहुत थे या अब हुए? अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस इस तरह से हूँ कि जो मुझे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं मैं उधर ही जाता हूँ। ठीक हो गया। या तो अभी जिस तरह बनाना रिपब्लिक की मुझे अच्छी ड्रेसिंग लगती, पैंट्स उनके अच्छे लगते हैं, सही, मैं उधर जाऊँगा। साइज मिल जाता है आपका? माशाल्लाह हाइट कितनी है? 6'4" तो हो गया। 6'4" है। हाँ। थोड़ा बहुत चैलेंज होता है जिस तरह पैंट्स में मुझे बड़ा चैलेंज होता है, तो इसलिए अभी मुझे वो ब्रांड्स मिल गए जहाँ पे अच्छा कुछ यूरोपियन ब्रांड्स हैं। सही। हाँ, अभी आप नेदरलैंड्स जाएंगे ना, वहाँ पे एवरेज एक हाइट जो मेल्स की है वो है 6'1". बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे मैं गया एम्स्टरडेम में, मैंने कहा ये तो मेरे अपने लोग हैं। सही है। रोलेक्स का आपने नहीं बताया, कौन सा मॉडल है और कितने के लिए? नहीं वो मेरा बता दे सर, अच्छा लगता है बच्चों को। नहीं मॉडल कौन सा है? चले प्राइस वो खुद इंटरनेट से निकाल लेंगे। नहीं वो मैं असल में उस तरह की मैं जरा फ्लेक्स कम ही। चले अच्छी बात है। ये ना हो कि कराची जाए वो आपकी रोलेक्स की पहले डील करके बैठा हो, वो लोग साइड पे बैठे हो कि यार ये कब पहन के आएंगे। हाँ, तो डील इसकी पहले से ही तय कर लेते हैं। फाइनली सर आते हैं लास्ट टॉपिक पे हमारे, रियलिटी चेक। अच्छा, ये चेक बता भी दें कौन से वाला, चेक करने वाला चेक है या पे चेक है? पे चेक है, जिसपे 1000 पे चेक है। हाँ। क्या है रियलिटी चेक और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई सदाम को? बिल्कुल यार, 2 साल पहले मैं आया पाकिस्तान, ठीक है। एंड जिस तरह पर्सनल डेवलपमेंट के मैं बता रहा था कि अपने अंदर मैं काफ़ी इन्वेस्ट कर करके मास्टरमाइंड्स, कोचिंग प्रोग्राम्स एक इधर उधर, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी इंडस्ट्री में जो एजेंसीज थी बाहर, सही, वो ऑपरेट कर रही थी विद डिफरेंट टीम्स, विद डिफरेंट मेंटालिटीज़। हमने ऑपरेट करना है पाकिस्तानी टीम के साथ, ट्रू, और उनको कैसे मर्ज करना है बाहर वाली टीमों के साथ, बड़ा चैलेंज है ये। तो आई थॉट कि पाकिस्तान में वो एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि ये लोग केटर करते हैं बाहर की कंपनीज को, सही, एंड इनके पास भी इस तरह अलग अलग टीम्स होंगी, एक पाकिस्तान से एक बाहर। अब मैं आया और मैं ढूंढता गया, मुझे कोई मिला नहीं, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं मिली, कोई छुपे हुए, या तो वो बता नहीं रहे, या तो जो बता रहे हैं वो कुछ है नहीं। हाँ ऐसे ही है। तो आई थॉट कि इस तरह का कोई इकोसिस्टम अगर बन जाए, सही, जहाँ पे एजेंसीज आपस में कनेक्ट हो और वो एक दूसरे से सीखें। मैं इस पे क्यों एम्फोसाइज करता हूँ, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए स्किल सेट चाहिए होता है, हर एक इंडस्ट्री के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस चाहिए होती हैं, लेकिन ये डिजिटल जो हमारी फील्ड है, इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट और राइट एटीट्यूड, बिल्कुल, ये 3 चीज़ें चाहिए। तो अगर ऐसे इंडस्ट्री में हम स्किल सेट क्रिएट कर दें, आपस में एक सिनर्जीज क्रिएट कर दें, तो आई रियली फील कि पाकिस्तान एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन सकता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल ऐसे ही है। सदाम आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे जो कि एड्रेस हुए, एंड आई सिंसियरली होप कि ये जो आपका नया स्टेप है रियलिटी चेक के नाम से, इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, और आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह ये जो हमारी अमेज़ोन की कम्युनिटी है, हमारी डिजिटल की कम्युनिटी है, इसको वाकई फ़ायदा होगा जेन्युइनली। और जो आप इकदाम लेने जा रहे हैं, विश यू ऑल द लक कि यहाँ पे अच्छा काम कीजिए। एक नाम जिस तरह हमने अमेज़ोन में बनाया, डिजिटल में बनाया, तो ये एक नई चीज़ लेके आइए, और इसमें लोगों की हेल्प भी होगी और एक कम्युनिटी का इकोसिस्टम भी बनेगा।